My first appearance on television was in 1990, so it's exactly 35. वो वर्ल्ड कप हमने तो एंटीना पकड़ के देखा जितना देखा। अच्छा 2 बार उठ के चले गए, या तो बाहर रहे या फिर अंदर बैठ जा, है ना। खुद देखना नहीं हमारा खराब कर रहा है या कर रही है ना। वो जो काम उन दिनों में कंटेंट पे होता था, एक फैमिली बैठ के, आप जैसे अभी बात कर रही थी पापा के साथ बैठ के आप दूरदर्शन देखते थे। आज कौन सा ऐसा कंटेंट है जो फैमिली बैठ के देखती है? तो अभी उस कितना पाजी मुश्किल होता होगा सस्टेन करना, क्योंकि आप तो वही वाली कॉमेडी करें। आई डोंट सी एनी चेंज इन द फ्लेवर ऑफ योर कॉमेडी। यार मैं कह रहा छाती च पीड़ है डॉक्टर साहब, किधर तुरे फिरते बांह च, हाथ च, पेट च, छाती च दर्द है मेरे। बेल्ट लाइफ में कभी नहीं गया। लोग कहते हैं ना कि अगर आप ये वो हरकतें नहीं करते तो लोग लाइक नहीं करते। या आजकल स्टैंड अप कॉमेडी सारी बिलो द बेल्ट चलने लगी, छोटे छोटे शोज। तो मेरी भी अपनी प्रॉब्लम है कि मैं लड़की बन के ह्यूमर करूँ, वो मेरे से होता है। जब 17 का इलेक्शन था ना, तो मेरी प्रेसिडेंटशिप में लड़ा गया था, लेकिन फिर मुझे पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई, तो मैं चावा नाल मैं पार्टी ज्वाइन की सी और बड़े भरे मन नाल अज मैं आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दे रहा। सटायर की बात छोड़ो जी, आज के ज़माने में सटायर की गुंजाइश ही नहीं। पढ़ते कहीं और थे, लेकिन बोले पाजी को बोलो मुझे मोनो एक्टिंग करवा दो। कुग्गी पाजी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर है। अच्छा, तो फिर उससे कपिल का यूथ फेस्टिवल में बहुत ऊंचा नाम हो गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा ये आज का नहीं है। अच्छा। जब मुंबई में देखिए, बॉलीवुड में मुझे लगता है 50 साल से यही चल रहा है ना। वो एक पैरेलल दुनिया वो भी चल रही है। तो दुनिया को पीप होल से मत देखो कि जितनी दुनिया आपको दिख रही है वही दुनिया है। नहीं, दुनिया इससे बहुत बड़ी है। जवानी पीप होल से देखती है। पंजाबी सिनेमा के लिए मैं और अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पंजाबी सिनेमा को उस लेवल पे देखूँ जिस पे आज साउथ को देखा जाता है। हेलो एंड वेलकम टू TDM मंथन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो बस उनका नाम ही काफ़ी है। ही इज़ द OG ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। ही इज़ गुरप्रीत गुग्गी सर, जिनसे हम आज बातें करेंगे बहुत सारी। और जो बात आप नहीं जानते हैं उनके बारे में, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ऐसे नहीं सोच सकते हम कि सबको ही सब जानते हैं उनके बारे में, स्पेशली फॉर अ वाइडर ऑडियंस जो पंजाब के बाहर है उनके लिए। तो लेट्स वेलकम गुग्गी सर ऑन आवर शो। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वत्सला जी। और जैसे आपने कहा कि उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बार होता है कि होती है। जैसे आप ये बोलते हो तो कोई बगल वाले से पूछता है, अच्छा ये कौन है यार, ये है ना। ऐसा भी होता है। I'm sure सर आपके केस में ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन मेरा कोई ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि सब जानते होंगे। लेकिन आप आए, हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और TDM मंथन को अभी हमने देखना शुरू किया, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से बातें करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको बहुत सी बातों में मज़ा आता होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने ये बोला। सो इसी मोमेंट पे, क्योंकि आपने बोल दिया है, बिफोर वी डाइव इनटू दिस कॉन्वर्सेशन गाइज, प्लीज़ लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब टू आवर शो TDM मंथन, सो दैट वी कैन ब्रिंग यू मोर पॉडकास्ट लाइक दिस। यस, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर सर। तो सबसे पहले जो अभी मैं आपको देख के एक तो थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, फाइनली अभी जो मिल गए कि मैं भूल ही गई हूँ। तो मैं आपको ना ये बताना चाहती हूँ, पहले तो अपना जो एक मैं ग्रैटिट्यूड जो फील कर रही हूँ कि आई कुड फाइनली मीट यू, क्योंकि मेरी जो मेमोरीज़ है ना सबसे पहले आपके बारे में, वो है TV की, जो दूरदर्शन आता था। तो पापा देखा करते थे हमारे, वो कुछ आपके कोई शो होता था, एक सीरियल आता था, सॉरी हाँ जी, शो हाँ जी। नाम मुंह पे चढ़ा हुआ है। हाँ अभी जी, जी, जी। सीरियल आते तब थे सीरियल्स आपके। बड़े हाँ। दूरदर्शन पे बहुत ही अच्छा कंटेंट होता था और लोग बहुत इंजॉय करते थे। और लोगों के पास तब टाइम भी होता था, और टाइम बिल्कुल। की डिवीजन कर रखी होती थी कि ये 7 से 7:30 बजे ये नाटक आना हाँ, है। बिल्कुल। तब ये शो भी नहीं और सीरियल भी नहीं, नाटक बोलते नाटक, थे, है ना? नाटक, सही बोला कहते ये आपने। नाटक आएगा, तो ये टाइम हमने फ्री रखना है। तो वो उन दिनों की बातें ही और थी। और वो एकदम उसमें पूरा डीपली अंदर डाइव की, कोई कुछ बोल रहे तो डांट पड़ेगी कि अभी चुप रहना। हाँ, बोल नहीं सकते थे। ऐसा वाला होता था। अच्छा 2 बार उठ के चले गए, या तो बाहर रहे या फिर अंदर बैठ जा, है ना। खुद देखना नहीं हमारा खराब कर रहा है या कर रही है ना। तो डांट भी पड़ती थी। तो हमें उस वक्त एकदम चुप रहना होता था कि और समझ कुछ नहीं आ रहा हमें, तो ये क्या देखते रहते। बट एज वी ग्रू अप हमें पता लगा आप
क्या शख्सियत है। नहीं, और हमने सब, मैं जब जानी हूँ अच्छे से, जब लाफ्टर चैलेंज आया तब पूरा दिन शाम को टीवी पे, और अगर संडे है तो लाफ्टर चैलेंज आ रहा है और आप उस पे आ रहे हैं, और उस पे वो जो आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी का ओरिजिनल आपसे शुरू हुआ है। आप यू आर वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने वो शुरू किया है। आज तो उसमें हम बहुत अलग अलग नए रंग, नए फ्लेवर देख रहे हैं, बट वो आपसे शुरू हुआ है सर। तो जैसे इतने साल, मोर देन 35 ईयर्स, जब आप सबसे पहले शुरू किया होगा। My first appearance on television was in 1990, so it's exactly 35 years now. एकदम सही नहीं। तो 35 इयर्स तक अपना ये सस्टेन करना, एक स्टाइल, एक ओरिजिनल कॉमेडी, ये कैसे होता है कि लोग अभी भी मैं डर गया, बोले 35 years हो गए, अब रिटायर हो जाओ। नहीं नहीं, then nobody would want you to retire. just kidding. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हमने करियर शुरू किया तब ये पता नहीं था ये करियर है। तब ये करियर होता ही नहीं था। दूरदर्शन पे आप नाटक कर रहे हो, इतने से पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब शूटिंग करके भी जा रहे हैं, तो डर होता था घर से डांट पड़ेगी। फिर चला गया दूरदर्शन, क्या करेगा बेटा ज़िंदगी में, रोटी कहाँ से खाएगा, ये दूरदर्शन तेरे को रोटी थोड़ा खिलाएगा। ठीक है, कोई जॉब कर ले, कोई अपना काम शुरू कर ले, उसके बाद दूरदर्शन पे भी करते रहिए जो करना है ना। तो वो दौर हमने देखा है। तो क्योंकि दूरदर्शन का एक सर्टन लिमिट होता था, वो उतना ही आपको काम देने का भी लिमिट होता था कि एक आर्टिस्ट इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता और उसको इससे ज़्यादा चेक नहीं मिल सकता, है ना। हर की ग्रेडिंग होती थी। तो उन दिनों में हमने काम शुरू किया, तब इसको करियर समझ के तो किया नहीं था। मीनवाइल मैं छोटी छोटी जॉब्स के लिए ट्राई करता रहा। मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कभी पटवारी जो लेखपाल होता है ना, तो उसके लिए भी कभी कानून गो पोस्ट होती है उसके लिए, तो कभी कहीं कोई भी सरकारी जॉब निकल आती थी, चाहे घर वालों का आई वॉश करने के लिए कि देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कि मैं तो साइड बाय साइड ट्राई कोशिश ये होती थी कि जॉब मिल ना जाए कहीं। मिल गई तो फंस गए, है ना। हाफ हार्टेड बेमन से जो होता है ना कि बस करने के लिए, क्वार्टर हार्टेड। हाफ पे भी खतरा होता है कि कहीं पास ही ना हो जाए। तो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कोई इरादा कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन एक इनसिक्योरिटी मन में होती थी कि मिल भी जाए तो चलो यार एक रोजी रोटी का जुगाड़ बना रहेगा। लेकिन वो दिन बड़े पाक साफ थे। वो जो काम उन दिनों में कंटेंट पे होता था, एक फैमिली बैठ के, आप जैसे अभी बात कर रही थी, पापा के साथ बैठ के आप दूरदर्शन देखते थे। आज कौन सा ऐसा कंटेंट है जो एक फैमिली बैठ के देखती है? कम है। नहीं, बहुत ही नाम मात्र है। और बच्चे आप वही सीरियल है या सीरीज, आजकल तो उसको वो क्या बोलते हैं, वेब सीरीज है ना, वेब सीरीज। हाँ, तो वो 4 मेंबर हैं घर के, चारों ने अलग अलग टाइम पे देखा होता है। सबका अलग लॉगिन। एक ने टीवी पे देखा है, एक ने अपने मोबाइल पे देखा है, एक ने लैपटॉप पे देखा है, एक ने किसी दोस्त के घर देखा था। सो जो एक फैमिली टाइम होता था ना, वो टेलीविजन का होता था उस दौर में, जिस दौर की आप बात कर रही हैं। ये 90s की बात है। हाँ बिल्कुल। तब तो एरियल भी बड़े बड़े, पता है, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, है ना, एंटीना। वो मतलब 5 बजे दूरदर्शन शुरू होना होता था, हम 5 बजे पहले वो स्क्रीन, खाली स्क्रीन ही देखते रहते थे। वो कि काली स्क्रीन है, और जिस दिन बारिश या हल्का सा तूफान, हर कोई एंटीना जाके सीधा कर रहा है। तो उधर मैच चल रहा होता था, तो एक जना एंटीना पकड़, आ गया, वो छोड़ता था, अरे गया। वो वर्ल्ड कप हमने तो एंटीना पकड़ के देखा, जितना देखा। बिल्कुल ये वाली 83 वाला। तो कहने की बात ये, वो टाइम डिफरेंट था। और तब हमारे जब ये कलर टेलीविज़न आए, तब भी नई लगा कि रेवोल्यूशन आ गया, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो लोकल टेलीविज़न यहाँ बनते थे, तो वो क्या होता था कि तोता उड़ जाता था, उसकी जो हरा रंग है वो पीछे रह जाता था। है ना। तो एक वो एथलेटिक्स देख रहे हैं, बंदे का जो फेस है वो स्क्रीन से ऑफ हो गया, लेकिन अभी वो भाग रहा है पीछे, टांगे पीछे हैं उसकी। तो मतलब हमने ये चेंज देखा है। तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने जो देखा है ना, वो आज की जनरेशन उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती, नहीं जान सकते हैं। वो एक अलग ही, एक ऑनेस्ट मीडियम मतलब बोल सकते हैं उसको। तो अभी उस कितना पाजी मुश्किल होता होगा सस्टेन करना, क्योंकि आप तो वही वाली कॉमेडी करें। आई डोंट सी एनी चेंज इन द फ्लेवर ऑफ योर कॉमेडी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सस्टेन करना, क्योंकि आप 35 साल बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सेंचुरी का भी 1/3 पार्ट हो जाता है ना, ज़्यादा ही हो जाता है। तो उसमें क्या है कि उसको मेंटेन करना अपने आप को एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि मुझे लगता है 35 साल में अगर माइंड सेट के हिसाब से देखिए तो 3 जनरेशन चेंज हो जाती हैं,
हर 10-12 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है माइंडसेट के हिसाब से। बिल्कुल। तो 35 साल से काम करना और फिर डिमांड में रहना, फिर अपने प्राइस पे काम करना, ये एक चैलेंज तो होता है। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि वत्सला जी, अपडेशन बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अपडेट करते रहो। जैसे 90 में जो हमने कॉमेडी की, जब हम टेलीविज़न पे शुरू हुए, मेरा पहला जो अपीयरेंस हुआ होगा, अब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता है 2000, मुझे लगता है 4-5 में जाके, है ना। तो अगर मैं 15 साल पुराना वाला बंदा रहता तो फिर तो कामयाब नहीं होते थे हम, अच्छा। है ना। तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फर्स्ट सीज़न में हम लोग पंजाब से 2 ही गए थे, एक मैं और एक जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर अभी पंजाब के भगवंत मान। अच्छा। हम दोनों फर्स्ट सीज़न में थे। अच्छा, वो भी थे, उनका नहीं जान नहीं, वो रहे। बड़े पॉपुलर हुए थे उसी में। अच्छा। हाँ, हम दोनों ही काफ़ी चर्चा में थे क्योंकि पंजाब से थे दोनों। तो भगवंत का भी तब बहुत अच्छा कंटेंट लोगों ने लाइक किया था। उनका एक रस्टिक ह्यूमर होता था, मेरा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशन वाला, दोनों ही बहुत लाइक किए गए थे। और उस दौर में देखिए आप, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फर्स्ट सीज़न में कितने बड़े बड़े नाम बने, राजू श्रीवास्तव, है ना, सुनील पॉल, नवीन प्रभाकर, और वो जो एक वो भाई साहब मेरे बहुत प्यारे हैं, नाम स्किप कर गया, जो पोइट्री बोलते थे, लंबा गा के जो बोलते थे। हाँ। जब जाती है उनका नाम मुझे भी नहीं आती है। तो उनका भी एक स्टाइल पॉपुलर हो गया था। बहुत से लोग उस सीजन में पॉपुलर हुए थे। तो कारण यही था कि हमने अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट किया। फिर 2010 में स्टार 1 पे हमारा एक शो आया, हंसबलिए। और मैंने और मेरी वाइफ ने वो शो विन किया क्योंकि वो रियल लाइफ कपल्स उसमें लिए गए थे जी। तो डेविड धवन साहब, कृष्णा जी उसमें जज थे। तो वो अगर हम वहीं खड़े रहते 20 साल पीछे तो फिर वो बात नहीं बनती। तो अपडेट करने में क्या, व्हाट इज द की? आज की जनरेशन को क्या समझ में आता है, आज की जनरेशन को क्या पसंद है, उसके हिसाब से चलना, लेकिन अपनी कंडीशंस पे। मतलब मैं बिलो द बेल्ट लाइफ में कभी नहीं गया। लोग कहते हैं ना कि अगर आप ये वो हरकतें नहीं करते तो लोग लाइक नहीं करते। या आजकल स्टैंड अप कॉमेडी सारी बिलो द बेल्ट चलने लगी, छोटे छोटे शोज शहरों में हो रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो एक उनकी एक ऑडियंस है, वो उनको देखने जाती है, उनका भी बहुत अच्छा उसमें रोजगार चल रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे कठिन होता है आपको सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर क्रिएट करना, जिसमें मैं अगर नाम लूँ तो जसपाल भट्टी साहब, मैं उनका ही नाम, सुरेंद्र शर्मा जी, हरियाणा वाले जो होते थे, है ना जी। तो ये कुछ नाम ऐसे थे, या अभी भी कुछ लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिच ह्यूमर से लोगों को हंसाना चैलेंज रहता है। और जैसे मेरी एक प्रॉब्लम थी कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चल रहा, टाइम है ना अपने पास, बहुत टाइम है लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी। आप तो पे आप जहाँ सब आप पे दिल डिपेंड करे काट देना, वहाँ से बीच में छोटा कर देना। तो मैं ये कह रहा था कि जब वो हमारा चल रहा था ना हंसबलिए, उसमें एक एपिसोड आता है रोल रिवर्सल। अच्छा। उसमें जो लड़की है वो लड़का बनेगा, तो जो लड़का है वो लड़की बनेगा, ठीक है जी। तो हम लोग पहले एपिसोड से लेके 9 एपिसोड हम लोग जीतते आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। हर एपिसोड में हम लोग फर्स्ट आ रहे थे और ऐसे आगे बढ़ते थे। 10वें एपिसोड में जब ये पता चला तो मैंने प्रोडक्शन हाउस को कहा, सर यहाँ पे तो दिक्कत है। बोले क्या? मैं क्या, मैं तो लड़की नहीं बनूँगा। मेरे अपने है ना, मैं वो ह्यूमर नहीं कर सकता, है ना। अच्छा। मेरी प्रॉब्लम है ना। जैसे अजय देवगन कुछ इंटरव्यू में कहते हैं मैं तो, मतलब मेरा स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही हूँ, है ना। तो मेरी भी अपनी एक प्रॉब्लम है कि मैं लड़की बन के ह्यूमर करूँ, वो मेरे से होता नहीं है ना। अच्छा। तो बोले नहीं, ये तो करना पड़ेगा, चैनल की डिमांड है, सब करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर सकता। मैं कहा आपको ये लगता होगा कि शायद मैं टर्बन वाला हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लड़की कैसे बनूंगा। मैंने कहा मैं घूंघट वाली ही बहू बन सकता हूँ अगर बनना चाहूँ, बुरखे वाली औरत बन सकता हूँ, मैं वो औरत बन सकता हूँ जिसको दाढ़ी मूंछ आ गई, उसकी प्रॉब्लम हो गई, है ना। मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे बनना ही नहीं है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे अटक गया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुश्किल है, कि फिर हमें आप एग्जिट दे दीजिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा। पर आपने 9 जीता, फिर कैसे एग्जिट? फिर बोले एग्जिट तो आपको दे नहीं सकते ऐसे, क्योंकि आप वहाँ तक पूरा जीतते कुछ भी बोल दो कि उनको दिक्कत हो गई, ठीक नहीं है वो, है ना। तो मैं, लेकिन मैंने फिर कहाँ जाके हमारा समझौता हुआ कि मैं बनूंगा आदमी, लेकिन वो जो घर संभालता है, वाइफ वो है जो बिजनेस टाइकून है और बिजनेस संभालती है। ये रोल रिवर्सल कर सकता हूँ। बोले हाँ ये भी ठीक है।
अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अपनी कंडीशंस पे काम करो जो आपको यहाँ से अच्छा लगे। मतलब आप अपने टर्म्स पे काम करें। हाँ हाँ, अपनी टर्म्स पे करो, लेकिन काम सोफिस्टिकेटेड हो तो आप लंबा चलते हो। कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने सोसाइटी के थोड़ा सा भी, मुझे लगता है, अगर वैल्यूज से गिर के काम किया हो और वो बहुत लंबा चला हो, कोई आर्टिस्ट नहीं है। सर लेकिन अपने टर्म्स तक पहुंचने तक का जो सफ़र होता है ना, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तब आपके पास अपने टर्म्स रखने के लिए कुछ होता नहीं और ना ही कोई आपको, तो तभी भी क्या रख सकते हैं लोग, या ये मतलब बहुत बड़ा एक एल्यूजन है या वहम है कि अपनी टर्म्स हम तब नहीं रख सकते जब हमारे पास, मैं ये सोचता हूँ कि शायद हम लोग, या मैं नहीं, बड़े लोग वहाँ पे पहुँचते ही तब हैं कि वो शुरू से ही अपनी टर्म्स पे काम करते थे। चाहे काम कम मिले। हाँ, अगर उनके पास वो कुछ भी वाला बैगेज होता ना तो शायद वो नहीं पहुँच पाते वहाँ पे। तो इसीलिए वो वहाँ खड़े होते हैं कि उनके पास वो बैगेज नहीं है कि देखो ये उस टाइम तो ये करता था, ये बोला था, ये करता था, अब ये बड़ी बड़ी बातें करता है ना। तो वो बैगेज आप साथ नहीं लेके चल रहे, इसका मतलब आप तब भी अपनी टर्म्स पे ही काम कर रहे थे, कम काम कर रहे थे, लेकिन आप सही मौके की, सही लोगों की तलाश में थे। आपको सही मौका मिल गया, सही लोग मिल गए और सही ऑडियंस मिल गई, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम टर्म्स अब, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यंग पीपल, लोग जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, कि वो ऐसा कर सकते हैं अपने टर्म्स पे, टर्म्स में भी ना बहुत प्रिंसिपल्स से पे लोगों काम को करें। कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ तो अपने एटीट्यूड को टर्म समझने लगते हैं, ऐसा भी होता है ना। कुछ वो अपने बिहेवियर को टर्म, नो आई एम लाइक दिस ओनली, आई विल बी लाइक दैट ओनली। सो ऐसा नहीं होता। हम्बल होना, अपने काम पे फोकस्ड होना, वो एक अलग बात है। अगर आप अपने एटीट्यूड को समझो कि ये मेरी टर्म्स हैं, आप इसको टर्म समझो कि मेरे को 2:30 बजे फ्रूट नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूँगा, तो वो टर्म थोड़ी है कोई, है ना। मतलब वो प्रिंसिपल्स टेंट्रम की बात है। हाँ, बात प्रिंसिपल्स की हो रही है, और आपकी जो एक कमिटमेंट है ना, उस पे आप खड़े हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमिटमेंट से पीछे मत भागो। कमिटमेंट क्या होती है कि जब मैंने एक बंदे को 10,000 रुपये में एक चीज़ हाँ बोल दी कि भाई हाँ मैं ये आ रहा हूँ उस दिन, मैं ठीक है, मैं तेरे से 5,000 रुपये ले रहा हूँ इस काम का, ठीक है जी। उस दिन मुझे अगर कोई 50 लाख वाला काम भी आ गया ना, तो मेरी प्रायोरिटी फिर वो बंदा है जिसको मैंने 5,000 रुपये कमिट किया है। और मेरी ज़िंदगी में 10 बार ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें आ गई। कोई मतलब एक बंदे को मैंने अगर 4 डेट्स एक हल्की सी छोटी सी पंजाबी फिल्म के लिए दी हैं, उन्हीं दिनों में मुझे किसी ने बहुत बड़ा कोई बॉलीवुड का भी प्रोजेक्ट बता दिया, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरी डेट्स उसके पास हैं, वो छोड़ दे, फ्री कर दे तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर, आप एक ही चीज़ जब आपको चूज़ करनी है ना, तो मैं वही चूज़ करता हूँ जहाँ मेरी पहली कमिटमेंट। तो चाहे उसमें नुकसान भी हो जाए, नुकसान होता ही नहीं है। फाइनली आप नुकसान किस चीज़ का होता है? पैसे का। कि वो मौका भी, अगर वो बड़ा फिर भी क्या हो अपॉर्चुनिटी गया, थी, पहचान का, पैसे का ही नुकसान होता है ना। तो वो हो सकता है मेरे वो सुकून का सबब ही नहीं है कि मुझे पैसा कितना मिलना था या और कितने पॉपुलर हो जाते। सुकून तो यहाँ से आना था, तो वो चीज़ मिल जाती है, अंदर से रहता है मैंने धोखा कर दिया बंदे के साथ, मैंने इसको परेशान कर दिया है मैंने, तो सुकून तो मुझे फिर भी नहीं मिलता। ऐसी बात बहुत कम लोग सोचते हैं। नहीं सोचना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आसान रहती है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हो कि आप रात को कोई बैगेज लेके नहीं सो रहे हो। जब आप सो रहे हो कोई गठड़ी, कोई सूटकेस, कोई पोटली आपकी छाती पे नहीं पड़ी है, ठीक है ना। दिल में सुकून आराम से है। सो रहे हो, आराम, सुकून, वो ज़रूरी है। तो ऐसे कई जैसे होते नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप, मतलब अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बाकी आप मैं जुगाड़ करूँगा, कोशिश करूँगा कि दोनों का हो जाए। अगर मैंने आपको आज मेरा पॉडकास्ट आपके साथ, मेरी कमिटमेंट है, अब मुझे 4 बजे किसी और ने कुछ बोल दिया, मैं कोशिश करूँगा आपको रिक्वेस्ट कर दूँ कि 3 बजे इसको पैकअप कर दें, मैं 4 बजे वहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर आपका नुकसान हो रहा होगा, आपकी टीम आपके, तो आप बोलोगे नहीं फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर हम फिर किसी दिन रख लेंगे। मैं कह नहीं, फिर आप प्रायोरिटी, अगर आप कहोगे नहीं हम 3 सवा 3 निपटा देंगे, आप वो भी कर लो, तो मैं कर लूँगा। तो मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करूँगा, हर अच्छे काम के लिए कोशिश करो, लेकिन जो हो पाता है वही अच्छा होता है। आप जो नहीं हो पाया उसके लिए नो रिग्रेट्स,
क्योंकि आपने regrets. वो डिसीजन लिया जो आपके लिए और दूसरे के लिए अच्छा था। ये आपने बहुत ही एक ऐसी बात बोली ना जो आजकल लोग बहुत कम फॉलो करते हैं, तो आई होप कि लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि आपने बोली है तो आई एम श्योर होना चाहिए, नो रिग्रेट्स वाली लाइफ होनी चाहिए। और अगर आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको पता है, फिर भी आप कहते हो हाँ यार चल रहा है लेकिन नो रिग्रेट्स, तब आप अच्छे इंसान नहीं हो। तो फिर आप नो रिग्रेट्स कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यू आर राइट और यही राइट डिसीजन था, यही राइट एक्ट था जो मैंने किया, तो फिर नो रिग्रेट्स। लेकिन आप किसी के साथ गलत करके भी, कुछ ज्यादती करके, आई डोंट केयर, तो वो तो रिग्रेट आपको होना चाहिए। अभी आपने बोला ना हम ह्यूमर के में कि बिलो द बेल्ट ह्यूमर, जैसे तब की कॉमेडी, अब इतना ज़्यादा स्टैंड अप कॉमिक्स आप देखेंगे, सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ बहुत अच्छे भी हैं उसमें, जैसे आपने तो बहुत सब में ना एक, जैसे आप समय रैना, हर्ष गुजराल, तो उनकी एक रोस्ट वाली कॉमेडी आ गई है कि दे रोस्ट पीपल, या जो भी क्राउड में ये कॉमेडी और ऑर्गेनिकली जो पहले ह्यूमर होता था ना एक ऑब्जर्वेशन में, बहुत डिफरेंस है। तो तब से अब तक में आप क्या बदलाव देख रहे हैं कॉमेडी, मतलब एंड कहाँ पे ये जो वल्गैरिटी का एक बिट आया उसमें? ये देखिए वैसा ही है जैसे टेस्ट मैच से वनडे पे आए हम लोग, वनडे पे हम लोग T20 पे आ गए, अभी T10 भी बोले शुरू होने जा रहा है ना। तो कॉमेडी भी वैसे ही होती जा रही है कि आप किसी को भी रोस्ट करो और बिलो द बेल्ट बोलो, अजीब अजीब बातें करो, लोग हंसते हैं। हंसी तो उस पर भी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रोस्टिंग पे भी आती है और बिलो द बेल्ट भी आती है। लेकिन ये एक नया चलन है यहाँ, इतना अपडेट मैं अपने आप को नहीं कर पाया तो लेकिन जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज था, उसमें जो मेरे आइटम्स कुछ बहुत पॉपुलर हुई थी, उसमें ये था, तब मोबाइल अभी इतनी बड़ी चीज़ लोगों के, ऐसा नहीं था कि लोगों के पास 4 पड़े हैं, है ना। ये 2003-4 की बात होगी, तो 2000 में तो आने शुरू हुए मोबाइल, तब सब नया मोबाइल लेकिन यूसेज। अब चलन इतना बढ़ गया था कि लोग इसको अपने हाथ में रखते थे, कॉलर ट्यून भी लगने शुरू हो गए थे तब, है ना। तब ये बड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ था कि बंदा गुरुद्वारे मंदिर में बैठा है तब भी फ़ोन नहीं छोड़ रहा, है ना। तब भी बोला हाँ हाँ भाई, अरे मैं यार मंदिर में बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या कितना 2 ट्रक? हाँ तो बेटा उतरवा लेना, मैं मंदिर बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ नहीं नहीं, उसको पैसे गए हुए हैं बेटा, एक के देने हैं बस, मंदिर में बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। कौन? ले मेरी बात करवा राजू से। हाँ मैं मंदिर में बैठा हूँ, बात भी सारी कर ली, बात सारी कर लिया। तब ये लोगों को उस टाइम का ह्यूमर था, है ना। तो जैसे आज मैं कल गाड़ी में जैसे आ रहा था, तो किसी को फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया, तो जिस व्यक्ति से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उसको आगे क्या बोलती है वो लेडी। तो मैंने कहा इसके बाद टेक्नोलॉजी यही आएगी ना कि मेरा फैमिली बैठी थी, वो हंसने लगे। ये भी तो ह्यूमर का पार्ट है कि ना, जिस व्यक्ति से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसने पहले कभी आपका फ़ोन उठाया जो आज उठाएगा, है ना। तो ये करंट बातें आप करो, है ना। तो बहुत सा ह्यूमर ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास है ना, उसी में से उठा के सिर्फ बातें करनी होती हैं। लेकिन अब इसका चलन बदल गया तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं आज भी जब स्टैंड अप करता हूँ तो मेरा अपने स्टाइल का ही होता है, और आज भी लोग देखना चाहते हैं, तो वो बहुत। इसका मतलब उसकी जगह है अभी 100%। क्योंकि एक चीज़ आप मान के चलिए कि दुनिया में चाहे वो कपड़ा है, ह्यूमर है, ये फ्लावर्स हैं, पानी है, कैमरा है, लाइट है, दुनिया में क्वालिटी की जगह हर वक्त रहेगी। क्वालिटी की quality। इम्पोर्टेंस दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होगी, वो किसी चीज़ में भी हो। तो इसलिए क्वालिटी ह्यूमर आपके पास है तो ये नहीं कि उसकी जगह नहीं है। ऑडियंस अलग होगी, बिल्कुल, जगह अलग होगी, सिचुएशन अलग होगी, ओकेजन अलग होगा, लेकिन उसकी वैल्यू है, वो काम रहेगा। 100% तो इसमें ना सर, पीछे अगर हम थोड़ा सा चले जाए, आपने जो कॉमेडी आपने बात बोली, तो स्टार्टिंग में आपने सर सीरियस रोल्स भी करे थे, जो वो आता था परछावे। अरे अच्छा याद है, मुझे याद है, और मैं रिसर्च भी करती हाँ वो मुझे, लेकिन नाम याद था अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने स्टार्ट तो कॉमेडी से नहीं किया था सर? इनफैक्ट स्टार्ट किया मैंने
पहली अपीयरेंस जो मेरी थी वाकई वो सीरियस थी, है ना। तो आप तब आपको मालूम था कि आपका नेचुरल नहीं, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है। तो मैं बेसिकली थिएटर करते थे हम लोग, तो दिमाग में था कि थिएटर एक्टर बनना है, थिएटर करते रहे। फिर टेलीविज़न का शौक़ आया तो टेलीविज़न पे भी ट्राई किया 2-3। वो मेरा पहला जो चैम्पियन एक 90 में आया था, तो उससे मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली अपने रीजन में। तो उसके बाद मुझे और ऐसे रोल ऑफ़र हुए, 3-4 सीरियस नाटक मेरे बड़े हिट हुए। लेकिन वही था कि फिर भी किसी के स्कूटर पे लिफ्ट लेके दूरदर्शन जाना पड़ता था। पैसे तो मिलते नहीं थे, इतने से पैसे मिलते थे, वो कहाँ खप जाते थे पता नहीं चलता था। मेरे जो मेंटोर हैं चाचा रौनकी राम, वो पंजाबी कॉमेडी के जसपाल भट्टी साहब जैसा नाम है उनका भी, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार काम जितना मर्जी करते रहो लेकिन पैसा कॉमेडी करेंगे तो ही मिलेगा। अच्छा, क्योंकि कॉमेडी तब बड़ा था वहाँ। हाँ, तो अब दूरदर्शन पे जब हमने कॉमेडी करनी शुरू की तो मुझे कहीं से इनविटेशन आने लगा कि हमारे यहाँ वो होली मेला है, वहाँ आ जाइए। अच्छा, तो मैंने कहा भाई आ तो जाएंगे, 2000 रुपये लेंगे। हाँ बोले दे देंगे। मैंने कहा दे देंगे, है ना। तब बहुत बड़ी बात लगी, 2000 रुपये में मान गए यार। दूरदर्शन पे तो पूरा सीरियल करो उसके बाद 700 रुपये का चेक मिलता है। बहुत कम है ना। पे कर दो अपने लीड एक्टर्स को भी इतना कम पे कर तो दो। फीस ही इतनी थी, है ना। कोई मतलब क्या। तो जो परछावें सीरियल की आप बात कर रहे हैं उसके 18 एपिसोड थे, 18। और 18 एपिसोड्स को कितने दिनों में हमने शूट किया होगा। मेरे 40-45 दिन शूट के गए होंगे, कोई 20 दिन रिहर्सल के गए होंगे, मैंने 60 दिन दिए होंगे और मुझे 22,000 रुपया पूरे सीरियल का मिला था, और 18 एपिसोड का सीरियल। तो पैसे जब दूरदर्शन पे वो कॉमेडी शुरू की तो वो मेला है जी फलाने गांव में, वहाँ आ जाओ। तो कभी 4,000 मांग के देखा तो वो मिलने लगा, पता ही नहीं चला कब 10,000 मिलने लगा, कब 20,000 मिलने लगा। फिर मुझे लगा नहीं मैं गलत काम कर रहा था यार, कॉमेडी ठीक है। तो ये जो हालात थे उन्होंने कॉमेडी में ही मुझे ना पुश कर दिया कि भाई यही करो। पर आपका रियल अंदर फ्लेवर वो भी था हुआ है। एज एन एक्टर, मैं मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ चीज़ दब रही है ना। लेकिन क्या हुआ कि मीनवाइल मैं कॉमेडी करते करते एक मेरा टीवी पे कॉमिक कोई एक्ट था, बहुत पॉपुलर हो गया। तो ये 96 की बात है। तब हालात घर में भी बहुत मतलब लड़ रहे थे हालातों के साथ। हम लोग हालातों के साथ नहीं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है मेरी, हालात के साथ लड़ रहे थे। लेकिन बोलने में हम हालातों बोल देते हैं। तो हाल और हालात तो अपने आप में प्लूरल हो गया ना। तो हालात के साथ हम लोग लड़ रहे थे। तो 1-1 रुपए की भी तब वैल्यू थी घर में। मेरा एक एक्ट 96 के न्यू ईयर ईव के प्रोग्राम में पॉपुलर हो गया, और 2-4 दिन के बाद टी सीरीज से दर्शन जी आ गए मेरे घर। मतलब उन दिनों में मेरे सामने टेबल पे, मेरे घर के सामने, मैं तब घर नहीं था, 1 लाख रुपए रख दिए उन्होंने। तब 1 लाख बहुत बड़ा होता था। 1 लाख पूरे मोहल्ले में नहीं होगा हमारे इकट्ठा कर लेंगे तो उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ऑडियो कैसेट करो। तब ये ऑडियो का बड़ा चलन था। वो जो कैसेट्स होती थी ना। तो मैंने जब घर आया तो घर वाले तो मतलब गेट पे खड़े हैं सारे, मेरी वेट कर रहे हैं कि एक तो टी सीरीज़ के मालिक आए घर में, और दूसरा वो तो इतने पैसे रख के चले गए। तो अब ये अगर मना कर देगा तो हम वापस करने पड़ेंगे, अगर ये मान जाएगा तो बात बन जाएगी। तो मैं पहले घबरा गया। तब शादी हो चुकी थी, तो वाइफ भी ऐसे देख रही कि अब ये हाँ करेंगे कि ना करेंगे, है ना। तो मैं सब फैमिली वालों को देख रहा हूँ, तो उनको लग रहा है कि यार अब वो जैसे लास्ट बॉल नहीं होती और 3 स्कोर चाहिए होते हैं तो वर्ल्ड कप कौन जीतता है, वो वाले हालात थे। तो सब धक धक वो सिचुएशन थी कि अब ये क्या करेगा। तो मैंने सबके चेहरे देखे, मैंने कहा यार मैंने कभी किया नहीं, मैं फंस जाऊंगा। ऑडियो का मैं बंदा नहीं हूँ, मैंने ऑडियो कैसेट कभी किया नहीं। ऑडियो ह्यूमर डिफरेंट होता है, तो मैं कैसे करूँगा। सब ऐसे देख रहे हैं। तो फाइनली मैंने कहा करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सर मना भी कर सकते थे, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा नाम चाहिए थे, तब टी पैसे सीरीज बड़ा। तो आप मैं टी सीरीज को मना कर सकता था, इसलिए कि मेरा वो काम नहीं था। अच्छा, तो मुझे आता नहीं था वो काम। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार पैसे बहुत हैं तो कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मैं नोएडा गए उनके स्टूडियो में, वहाँ हमने रिकॉर्डिंग की, सब कुछ हो गया, और वो इतना हिट हो गया। तो मुझे लगा कि चलो पैसे भी आ गए और इज्जत भी बच गई, जान भी छूट गई। लेकिन जान कहाँ छूटी, वो हिट किया हुआ 15 दिन बाद वो 2 लाख रुपए लेके आ गए, बोले अगले की तैयारी करो। क्या बात है। फिर मुझे लगा यार
काम तो यही है, मैं जो टीवी पे कर रहा हूँ वो गलत है ना? तो फिर हमने इस पे बहुत जोर दिया, फिर सैटेलाइट चैनल आ गए, वो पैसे देने लगे। तो करते करते मैं एज एन एक्टर अपने आप को भूल गया कि मैं एक्टर भी था। एज ए कमेडियन मैं, है ना, लोगों Grow में करे। है ना अप्रूवल भी मिल गया, लोगों ने पसंद भी कर लिया, तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आ जाता है। तब मज़े की बात है, मुझे लगता है कि शायद हम 2 लोग ही थे जो पंजाब से थे जो पेड थे उस लाफ्टर चैलेंज में। अच्छा, बाकी लोग कंपटीशन था ना। तो उसमें बिल्कुल रोज का कुछ नहीं नहीं, होता तब नहीं था, क्योंकि वो कंपटीशन था। जब आप स्टार बन गए उसमें, तो लोगों को बाहर से बहुत पैसे मिलने लगे, सब कमेडियंस बहुत कमाने लगे। लेकिन वो एक लाफ्टर चैलेंज जो था वो एक तरह का वो शो था ना, जिसे हम बोलते हैं रियलिटी शो था, कि जो जीता वो सिकंदर वाली बात थी। लेकिन मैंने और हमारे जो भगवंत हैं, तो हम लोगों ने कहा कि हम तो भाई पहले प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, पैसे मिलते हैं, तो हम वहाँ जाके कंपटीशन में नंबर कितने 8 मिले, 2 मिले, 4 मिले, उसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना? तो बोले नहीं, आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे, और हमें उसमें पैसे भी मिले। उसके बाद पॉपुलैरिटी मिली, तो फिर कभी बेंगलोर शो करने जा रहे हैं, कभी मद्रास जा रहे हैं, कभी चेन्नई, मतलब चलो है ना, मद्रास तो नहीं बोलते उसे आजकल तो उसमें है ना, तो मुंबई में भी कर रहे हैं। तो आप मानोगे कि मैंने 15-20 साल, मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे अंदर एक एक्टर भी था, है ना? तो सितम ये कि उसके बाद हमने यहाँ कॉमेडी से पंजाबी सिनेमा भी शुरू हो गया, तो उसमें भी एक टाइम पे सिर्फ मैं ही होता था जो हर फिल्म में चाहिए होता था, है ना? तब सिनेमा छोटा था, तो थोड़े लोगों से भी चल रहा था, लेकिन जैसे बढ़ता गया तो और बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट आए कॉमेडी वाले। तो क्या हुआ कि हमारी एक फिल्म हिट हो गई, कैरी ऑन जट्टा। कैरी ऑन जट्टा क्या हिट हुई वो मूवी, उसने मतलब मुझे लगता है पूरे इंडिया को हिला के रख दिया कि पंजाबी में ऐसा क्या बना है कि इतनी जिसकी दुनिया में चर्चा है, और जो नॉन पंजाबीज थे उन्होंने भी देखी, सबने वो नाम सबको पता है। हाँ, तो उसमें फिर पेमेंट भी बढ़ गई, पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, सब। लेकिन मुझे एक झटका लगा फिर उस फिल्म के बाद कि मैं ये किस लाइन पे चल पड़ा, ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना? मैं तो एज एन एक्टर तो मैं अंदर से दब रहा हूँ। तो आप मानोगे कि उसके बाद उसमें आपका कॉमेडी नहीं था, वो तो पूरी पूरा थी, कॉमेडी तो था, आउट एंड आउट कॉमेडी, क्योंकि आप ही उसमें लीड भी 3-4 कर रहे लोग थे जो आउट एंड आउट कॉमेडी थी। लेकिन मुझे लगा कि यार एज एन एक्टर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप मानोगे कि उसके बाद जितने कमेडियन थे उन्होंने 20-20 पिक्चरें कॉमेडी में साइन की, लेकिन उसके बाद मैंने 1-2 कॉमेडी साइन की। उसके बाद मेरी एक बहुत इमोशनल और मोटिवेशनल मूवी आती है, अरदास। हाँ जी। तो अरदास के साथ लोगों को एक नया गुरप्रीत कुकी देखने को मिला, और एक सिनेमा भी चेंज हुआ हमारा। सिनेमा का एक नया लोगों को एस्पेक्ट पता चला कि हाँ, सिनेमा ये काम भी कर सकता है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सी ऐसी इमोशनल फिल्में भी की, जो सोशल कैरेक्टर थे वो भी किए। और बात जाते जाते आज अगर हम बात करें तो मेरी जो मस्ताने फिल्म थी, या जो मेरी फिल्म अभी बहुत पॉपुलर हुई गुरु नानक जहाज़, जो कौमा गाटा मारू इंसिडेंट पे थी, उसमें बाबा गुरदित सिंह का जो कैरेक्टर है, तो ये मेरी ज़िंदगी के हासिल है। तो मुझे लगता है कि अब जाके एक एज एन एक्टर मुझे मन को शांति मिली। तो पाजी मैं वो समझी नहीं कि आपने बोला कि पहले आपके कॉमेडी की वो दब रहा है, फिर अब जब कॉमेडी ही पूरी मूवी है, फिर क्यों एक्टर बिल्कुल सही दब रहा बात है। तब मेरी ज़रूरत थी ब्रेड एंड बटर, एक अच्छी लाइफ। बच्चों को कल को, ना, शादी हो चुकी थी, तो बच्चों को कल को क्या लाइफ दूंगा, वाइफ को क्या दूंगा, पेरेंट्स को कैसे दे। लेकिन वो जब मसले ही हल हो गए सारे, फिर लगा कि नहीं, अब उस एक्टर को दोबारा आना चाहिए, उसको भी काम देना चाहिए यार, जो सीरियस है। अब मैं अब मैं कॉमेडी करूं या सीरियस करूं, अब मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूं। जो फिल्म मुझे करनी है मैं वही करता हूं, जो कैरेक्टर मुझे करना है मैं सिर्फ वही करता हूं। और मैंने काम, वो जो पहले भाग दौड़ होती थी वो भी बंद कर दी, मैं अपनी मर्जी से लिमिटेड काम कर। बट यू स्टिल लाइक कॉमेडी ना? बिल्कुल, आई लव कॉमेडी, कॉमेडी इज़ माई लाइफ लाइन। क्योंकि आपने बोला ना बाकी सब ने 15-20 कॉमेडी नहीं, उसके बाद मैंने बहुत की, लेकिन मैंने कहा एक टाइम पे मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैं अब ये भी एक अलग चीज़ लोगों को दिखाऊं। और देखिए अरदास की इतनी सक्सेस हुई वो, कि उसके बाद अरदास करा आई, उसका 2 है ना सीक्वल, फिर उसका अभी तीसरी हमारी आई थी अरदास सरबत दे भले दी। तो ये सब हिट मूवीज़ हैं हमारी।
तो मैं एक वो डायमेंशन अपना दिखाना चाहता था। तो ऐसा होता है ना, जैसे मैंने जो बॉलीवुड में देखा है या बाकी, कि अगर कोई एक्टर कॉमेडी कर रहा है तो उसको फिर उसी तरह के रोल्स आपको मिलेंगे, और वहाँ उससे डिवेट करके किसी और रोल में जाना बहुत मुश्किल मैं होता यही है। दिखाना चाहता तो था कि आप ये मैं- अपने लिए करना चाहते थे, या कि अपने अंदर का वो एक्टर एक्सप्लोर करना? नहीं, दो चीज़ें थी, एक तो अपने लिए सबसे पहले, और दूसरा कि पंजाबी सिनेमा पे ये भी स्टैंप लगने लगा था कि ये सिर्फ कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, अच्छा, है ना। हाँ, तो बहुत नहीं, हम ज़्यादा। लोगों को अच्छा सिनेमा भी दिखाना था। ये नहीं कि मेरी फिल्में, और भी बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे अंग्रेज़ फिल्म आई थी, दाना पानी, बम्बू काट, और गुरदास जी की एक फिल्म पहले, हमसे भी पहले आ गई थी, वो तो शहीद मोहब्बत। अच्छा सिनेमा बना है, लेकिन वो जो हम लोग एक सिनेमा खो चुके थे ना, चन्न परदेसी वाला, लौंग दा लिश्कारा, मड़ी दा दीवा, खामोश पानी, ये बहुत अच्छी पंजाबी फिल्में हैं, वो सिनेमा हम खो चुके थे, सीरियस सिनेमा। तो मैं चाहता था कि वो सिनेमा वापस आए। मतलब उसमें वो डेप्थ आए। हाँ, वो डेप्थ आए कि हम लोग परफॉर्मर हैं, हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास मेकिंग की सेंस है, तो वो कि हम बस कोई रैंडम कॉमेडी नहीं कर जी, रहे जी, हैं। जी, जी। जैसे ऐसे मेरे को याद है ना, बॉलीवुड में हिंदी मूवीज़ में जब भी उनको कोई फ़नी वो दिखाना, तो वो एक सरदार को ये दिखाएंगे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी हमारी। ये आई थिंक अब ये चेंज हुआ है शायद। बिल्कुल, मैं देखिए, मैंने ना ये चेंज कब हुआ मैं आपको ये भी बताता हूँ। पहले क्या होता था, बहुत सी फिल्में, वेरी अनफॉर्चुनेट के कितने अच्छे एक्टर हैं, अपना जानी लीवर साहब या और भी, तो एक रेडीमेड पगड़ी सर पे रख देते थे, इतने इतने कटे हुए बाल पीछे नज़र आते थे। तो हमारे यहाँ उसको बहुत भद्दी नज़र से देखा जाता है कि क्यों जुलूस निकाल रहे हो यार, है ना हमारा। लेकिन किसी को वहाँ पता ही नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि पग कैसे कैसे बांधते होती हैं। है। तो हम जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए गए या वैसे भी जाते थे, तो हम लोग पहले पगड़ी को जब ऐसे पोनी करते हैं उसकी, है ना, तो वो हैरान होते थे कि ये तो बहुत बड़ा कपड़ा खुल गया, इसको पगड़ी कैसे बनाएंगे आप। मैंने कहा आपके सामने अभी बनाएंगे। तो वो लोगों को पता नहीं था। तो एक पिक्चर हम कर रहे थे, सिंग इज किंग, अक्षय कुमार। अक्षय वाले, उसका मैं गांव का दोस्त बना हुआ था, है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो गाना भी था काफी हमारा, चली वो, तुझे अच्छी घोड़ी चली। किसने चढ़ाया जी, भूतनी जी। के, उसमें हम दोनों ही थे, है ना। बढ़िया है वो तो मूवी। वही गाना जब शूट करने वाले थे सबसे पहले, तो पगड़ी, क्योंकि उस फिल्म की भी ट्रेजेडी ये रही कि फिल्म का जो बाद वाला पार्ट है ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वो शूट पहले हो गया था। अच्छा। लेकिन जो पंजाब वाला पार्ट था, जो फिल्म में पहले है, वो शूट बाद में हुआ। मैंने कहा भाजी ये ना पगड़ी ठीक नहीं है, ये अच्छा। बहुत बुरी लगेगी। मैंने फ़ोटो वगैरह देखे थे, मैंने कहा भाजी पंजाब वाली पगड़ी बंदे हैं आप। और नहीं यार मेरा सिर दुखेगा, मैं कभी बन्नी नहीं। भाजी भी पंजाबी बोल लेते हैं, अक्षय भाजी। अच्छा। मैंने कहा एक बार बांध के देखो, अच्छा लगेगा। बोले नहीं। तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त थे बिट्टू, तो हमने उनको कहा कि चलो पाजी को पगड़ी बांधो। वो बांध लेते थे ना, दूसरे के सर पे बांधनी मुश्किल होती है। तो उन्होंने पगड़ी बांधी। जैसे अक्षय पाजी ने अपने आप को शीशे में देखा, बोले यार बहुत गलती हो गई, ऑस्ट्रेलिया में मेरे को ये पग बांधनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो उन्होंने वो गाना, देखिए कितनी अच्छी वाइट कलर की पगड़ी बांधी, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया भूतनी। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक गाना इजिप्ट करने जाना था, क्या गाना था, कैटरीना के साथ था, हरी पगड़ी। हरी पगड़ी है उसमें, वो एक बहुत ही फेमस हुआ था वो हाँ, गाना। बहुत हिट गाना था उस फिल्म का। तो फिर वो लड़का साथ गया पगड़ी बांधने के लिए। अच्छा। तो फिर तब से मैंने देखा कि एक चेंज आया, फिर लोगों को समझ में आया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए। रॉकेट सिंह फिल्म आती है और फिल्में आती हैं, तब पगड़ी के एक्सपर्ट साथ में जाने लगे। अब तो और अब हिंदी फिल्म में कहीं भी आप देखोगे आपको वो टोपी नुमा पगड़ी नहीं मिलेगी। अब आपको सही बंदे सही पगड़ी बांधते हुए। अब तो उन्होंने केसरी करी ना उस वो हाँ, वो बिल्कुल, तो उसमें- बहुत उसमें अच्छी तो उन्होंने अलग-अलग तरह की टर्बन्स हैं। क्योंकि वो पुरानी उस जमाने का जी, है। जी, जी। पर उन्होंने वो बहुत अच्छा बनाया था उसमें। जी। जो पग बांधने का जो उसकी जो बात है ना। और क्योंकि देखिए एक ना कहावत है कि इंसान, मर्द की जो पहचान होती है ना, वो एक पिक्चर आई थी खिलाड़ी 786, उसमें भी था मैं उनके साथ। उसमें हमने ये डायलॉग भी यूज़ किया था कि बंदे की पहचान जो होती है ना, उसकी गुफ्तार से, रफ्तार से और दस्तार से होती है। गुफ्तार क्या होता है? देखो दस्तार तो ये हो गई है ना, अच्छा, पगड़ी। पगड़ी को दस्तार बोलते हैं, ठीक है। और
गुफ्तार क्या हुआ, गुफ्तगू, वो उसका अंदाज़े बयां कैसा है, बात करने का बात कैसे तरीका करता है कैसा वो, है ना। तो उसकी पर्सनैलिटी की पहचान उसके बोलने से, उसकी पगड़ी से और उसके चलने से, अच्छा, वो चलता कैसे है रफ्तार। ना? हाँ, उसकी उसकी चाल कैसी है, तो ये बंदे की पहचान होती है। तो ये उसमें भी हमने यूज़ किया, फिल्म में भी शायद। तो मैं ये कह रहा था कि अब उनको समझ आ गया कि दस्तार ही पहचान है, ये अच्छी नहीं है तो करेक्टर अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर अधूरापन रहता है उसमें। जी, जी, जी। ये बात है ना। आपने नाम लिया था ना अभी भगवंत मान जी के बारे में, तो मुझे उससे याद आया कि जैसे आप लोग पहले कॉमेडी एक साथ करते तो आप लोग काफ़ी दोस्ती हो गए होगे, आप लोग नहीं, दोस्ती। कॉमेडी करने से भी पहले हम लोग जब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोग मोनो अच्छा। एक्टिंग कंपटीशन में आते थे। तो एक ही कॉलेज से हैं आप नहीं दोनों? नहीं, वो आते थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी से आए थे। मतलब एक बार ऐसा हुआ था, तब 4 यूनिवर्सिटीज़ होती थी पंजाब में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो तब, अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत हो गई ना, तो तब 4 ही होती थी। और कंपटीशन पंजाब का जब होता तो 4 यूनिवर्सिटी से 4-4 टीम्स आती थी। तो एक चंडीगढ़ में हमारा कंपटीशन हुआ था, तो उसमें एक नाम शायद आप उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि वो लिटरेचर में ज़्यादा काम करते हैं, निर्मल जौड़ा एंकरिंग करते हैं, तो टेलीविज़न सिनेमा के साथ नहीं जुड़े, शायद आपको ना पता। लेकिन वो चारों में से एक तो निर्मल जौड़ा थे, ठीक है, और बाकी एक मैं था, एक भगवंत मान थे और एक दिव्या दत्ता। अच्छा, दिव्या दत्ता। वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो पंजाबी से भगवंत मान, मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से और निर्मल जौड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तब से हम लोग तो दोस्ती जानते आप लोग क्यों हुई कि एक साथ हैंग आउट कर रहे हैं? मतलब तब क्या था ना, इतनी आसान नहीं था एक दूसरे को रोज़ ये मिलना, बात है। बसेस से आना जाना मुश्किल होता था। तो हमारी टेलीफोन भी नहीं थे ना, उनके घर में होगा ना मेरे घर में, तो मोबाइल तो बहुत बाद में आते हैं, तो ऐसा हमारा कनेक्शन रहा नहीं ज़्यादा। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे, गांव के किसी मेले में मिल गए, वैसा हो जाता था। तो लेकिन फिर जब ऑडियो आने लगे, उनका पहले आने लगे थे कैसेट्स, तो अच्छा। मैं सुनता था, है ना। तो फिर मिलते थे, तारीफ़ करते थे हम, मेरे आए तो उन्होंने भी कहा भाई तेरा ऑडियो सुना बड़ा मज़ेदार। तो फिर हमारी वो दोस्ती तो चलती रही। तो कैसे बंदे हैं वो? हमने तो मतलब 35 साल पहले जो एक दोस्ती हुई थी, वो बाद में हम लोग पॉलिटिकल लाइन में भी आ गए। आपने भी तो ज्वाइन किया था ना आम आदमी पार्टी? मैं आम वो आदमी तो पार्टी अभी का chief स्टेट minister- प्रेसिडेंट था। अच्छा। जब 17 का इलेक्शन था ना, तो मेरी प्रेसिडेंटशिप में लड़ा गया था। लेकिन फिर मुझे पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई, तो मैं फिर उनकी पॉलिटिक्स वापस या आ गया। पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स उनकी नहीं, वो तो चलो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ काम मतलब करते आम थे। आदमी पार्टी, आई मीन। मुझे पॉलिटिक्स ही नहीं समझ में आई, मतलब ये मुझे कुछ और लगता था, लेकिन वो कुछ और है ना। तो अच्छा सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना क्या है। मतलब मैं समझ में नहीं, मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स होती है कि आप एक अच्छी सी लग्जरी बस में बैठ के जा रहे हो, लेकिन जब उसमें आप जाते हो तो पता चलता है नहीं भाई, कोई गुंजाइश, बस के नीचे आपको ऐसे साइलेंसर को पकड़ के ट्रैवल करना है। तो अगर आपको सीट पे बैठना है तो आप किसी को एक को बाहर गिराना होगा, तो वहाँ बैठोगे। फिर आपको कमिट करके कि हम लोग डलहौजी जा रहे हैं, तो आपको बीकानेर ले जाया जाएगा। मतलब वो बस की आपको समझ में नहीं आती, कि पता नहीं चलता कि जो कंडक्टर है वो बस चला रहा है, ड्राइवर पीछे लटका हुआ है। तो आप मेरी बात समझ गए। अब मैं इससे ज़्यादा कि जो बात होती है वो मतलब होती नहीं इसको है। समझ ही नहीं पाते आपके, बस ये तो अभी आगे चल रही थी, अभी पीछे क्यों चलने लगी, बैक क्यों जाने लगी, है ना। ये मतलब पुल पे जाके नहर की तरफ क्यों जा रही है, मतलब इसने बंदे 4 नीचे दे रही है, रुकी क्यों नहीं बस। मतलब पॉलिटिक्स वो बस है, इसको आप समझ नहीं पाओगे ये क्या है। तो वो लेकिन उसमें सस्टेन करे, अभी तो चीफ मिनिस्टर बन गए थी, हाँ नहीं, मतलब लेकिन बड़ी बात आपका हो इंटरेस्ट गई। होता है तो आप उन चीज़ों को ओवर पार कर लेते हो, आप ओवरकम कर जाते हो। तो मुझे लगता है कि उनका शौक पॉलिटिक्स में ज़्यादा था, शुरू से ही था। अच्छा। उनका सटायर भी पॉलिटिकल सटायर ही रहा पहले शुरू से। मेरा जो होता था वो सोशल सटायर रहा है मेरा, मैं पॉलिटिकल सटायर बहुत कम करता था। अच्छा। तो उनका शुरू से टेस्ट था, वो पॉलिटिकल सटायर करते थे, तो वो जल्दी समझ गए पॉलिटिक्स। तो उनके लिए वो अभी आप लोग उठना बैठना हाँ, दोस्ती नहीं, है? नहीं, अभी वो चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बिजी हैं,
तो हम लोग वेट करेंगे, जब वो फ्री हो जाएंगे फिर उठे बैठेंगे। आपने सटायर वाली बात बोली ना सर, ये बहुत मैं जसपाल भट्टी सर का जो शो आता था फ्लॉप शो, वो हम लोग बैठ के शाम को मतलब 8 बजे आता था वो, फ्राइडे को, मुझे ये याद है। और हालांकि हम तब छोटे थे उतना नहीं, बट उसमें भी आपको मज़ा आता है। हमें तब उतना नहीं समझ में आती थी कि ये सटायर है, वो तो बड़े होके पता चला कि ये व्हाट इज़, मतलब उनका जो कहने का मतलब है वो एग्जैक्टली किसकी तरफ है। तो उसमें भी पॉलिटिकल भी है और अदरवाइज भी उसमें उनका जो सटायर है, वो जो शो है वैसा कभी शो बना ही नहीं। उस तरह की कॉमेडी जो है ना वो अभी कहीं पे भी नहीं दिखती है। मैं वही शुरू से आपको कह रहा था कि एक तो ऑर्गेनिक ह्यूमर था, है ना। अच्छा, दूसरी बात, हर बंदा किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होके वो काम करता है। और मुझे लगता है कि आप इंटरनेशनल ह्यूमर भी सारा देख लो, जसपाल भट्टी साहब का जो ह्यूमर था वो इंस्पायर्ड नहीं था कि वो बंदा ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करता वो हूँ। नेचुरल था। वो इतने नेचुरल थे और इतना ऑर्गेनिक ह्यूमर था उनका कि उनके जैसे शो किसी से बाद में बने ही नहीं। उल्टा पुल्टा, हाँ। फ्लॉप शो, है ना। तो ये चीज़ें जो उन्होंने दी ना, उनको मैं नाम देता हूँ कि अर्बन ह्यूमर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ। आप एक बात समझिए, उससे पहले जो ह्यूमर होता था वो हमारे यहाँ तो बहुत देसी ह्यूमर, गांव का ह्यूमर होता था। अमली ये वो बातें ऐसी वैसी करके पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, उसने मारा, ये वो, मतलब रस्टिक ह्यूमर था। तो पीएचडी जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कितना है ना, उन पे कि ह्यूमर उनका लेके आना, सालों साल उनका वो इलेक्ट्रिसिटी क्लियर नहीं कर रहे, बोर्ड पे कोई एक एपिसोड कर देना, घर नहीं बन पा एंटरप्रेन्योरशिप पे, है ना, एक बात कर देनी कि आप बेटा अपना एंटरप्रेन्योरशिप करो। बोला मेरे पास तो 400 रुपये है, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं। बेटा गोलगप्पे की रेडी लगाओ ना। कहना गोलगप्पे की रेडी एंटरप्रेन्योरशिप के? अरे नहीं बेटा, उसको तुमने गोलगप्पे तो बोलना नहीं, तुमने कहना है आई डील इन वाटर बॉल, है ना। तो इसके आईपीओ निकालो, इसका ये करो वो करो, मतलब डीडीए पे बोल रहे, डीडीए के घर ही नहीं बना पाया आज हाँ तक। देखो, तो वो अर्बन ह्यूमर लेके आए थे और डिफरेंट डायमेंशन से बात की थी उन्होंने। तो मुझे लगता है वो चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेंगी So लोगों that को, was very new है ना। to आपको आज भी याद है जो आपने बचपन में देखा, जो समझ में भी नहीं आया लेकिन याद है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको 4 साल पुराना कॉमेडियन आज कोई याद नहीं होगा, मे बी, हाँ। है ना, कि यार हाँ सच वो भी था, तो एक अच्छा करता ये था। यही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे पॉलिटिकल सटायर भी उसमें वो दैट इज बिल्कुल, हिंटिंग वो है ना। include करते तो अभी अगर कोई कोशिश भी करता है, जैसे हम थोड़ा बहुत आप देखेंगे उसमें या तो पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर आ जाता है, या फिर वो इतना ट्रोल हो जाता है, उसको इतनी गालियाँ पड़ जाती हैं या वो इतना दब जाता है, तो उसका जो स्कोप है ना वो जगह ही, नहीं, मुझे स्पेस लगता ही है खत्म हो पॉलिटिकल गया। सटायर की बात छोड़ो जी, आज के ज़माने में सटायर की गुंजाइश ही नहीं रही। ऐसा क्यों है सर? पता नहीं क्यों, मतलब आप हस्बैंड वाइफ का कोई जोक सुना दो ना, तो उस पर भी आपको शाम को ट्रोल हो जाते हो कि ये तो फेमिनिज्म है, ये है, बहुत वो लड़ाई है, होती है तो आजकल। ये औरतों के खिलाफ ये है, ये ऐसे थोड़ी होता है। सर ये औरतें इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली जोक्स हस्बैंड्स के फेवर में होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा विमेन के नहीं है, फेवर में ऐसा होंगे नहीं। तब आई थिंक। ऐसा नहीं है, मतलब बंदों के खिलाफ भी बहुत होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉलरेंस खत्म हो गई। सटायर को टॉलरेंस चाहिए, बिल्कुल। कटाक्ष को, व्यंग को टॉलरेंस चाहिए, वो नहीं। लोगों, वो पूरी ऑडियंस में ही वो खत्म है ऐसा। हाँ। इसका रीजन क्या है? उसका रीज़न है कि हम लोग इम्पेशेंट हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और हमें सोशल मीडिया ने इतनी आज़ादी दे दी है कि हर बंदा जिसका कोई व्यू ही नहीं है वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है ना। वो कल को इसको भी आएगा भी, इंटरव्यू तो अच्छी चल रही थी, ये नकली क्यों रख दिया पीछे, ये तो असली रख दिया करो। अरे भाई तेरा क्या जा रहा है यार, हमने रखा अपने स्टूडियो में, तेरे को क्या खुजली हो रही है, लेकिन वो इस पे भी कोई बोल देगा कि ये नकली क्यों रखा पीछे, भाई हमने रखा ऐसे आते रहते कमेंट्स। तो ये बात है, ये नकली क्यों रखा। वो आपकी सारे पॉडकास्ट को भूल के वो बोलेंगे फूलों के पीछे जो पानी रखा था वो दिख रहा था आपका। तो भाई ये थोड़ी दिखा रहे हैं हम आपको, है ना। तो हर बंदे को जो बोलने का अवसर मिल रहा है ना, तो उसका वो फ़ायदा जायज़ या नाजायज़ दोनों ही उठा रहे हैं। अच्छा बाजी, आपके समय में अगर सोशल मीडिया होता तो कैसे होता? मतलब कुछ डिफरेंट नहीं सर, कर मेरी पाते बात तो आप वत्सला जी छोड़िए, अगर 47 से पहले होता तो बहुत सारे हमारे देशभक्त ट्रोल हो चुके होते है ना। कोई भगत सिंह पे भी बोल चुका होता है बम सुटना सी असली तो सुट देंदे,
और धुएं वाला बम भी फेंक दिया, असली मारते है ना, तब उस पर भी कमेंट आते। तो उनकी का आइडियोलॉजी थी, वो किसी को मारना तो चाहते नहीं थे। उन्होंने जब असेंबली हॉल में बम फेंका था तो वो स्मोक बम सिर्फ इसलिए था उनको जताने के लिए कि यहाँ असली भी चल सकता था, बट हम आपके सिर्फ कान खोलना चाहते हैं। लेकिन उस पर भी ट्रोल हो जाते वो। तो ये शुक्र है कि तब नहीं था, तो पता नहीं कौन कौन सा देशभक्त बेचारा ट्रोल सेंस करके बोला छोड़ो यार, अपनी को दुकान शुरू करते हैं, यहाँ तो लोग जीने ही नहीं देते हैं। पर आपको लगता है कि किसी को जैसे मौका नहीं मिला वो मिल पाता, या कोई बात अपनी ज़्यादा पहुंचा सकता, या नहीं मतलब, या क्योंकि डाउन साइड भी है पर अब उसका फ़ायदा भी है, नहीं, बेनिफिट मैं ये भी नहीं है। कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का फ़ायदा नहीं, मतलब एक तो फ़ायदा हो ना हो, चलो दोनों बातें, तो आप रोक लोगे इसको। जब जिस चीज़ को रोका ही नहीं जा सकता तो उसके बारे में फिर फ़ायदा ना फ़ायदा वाली बात ही नहीं है कोई, है ना। अब एआई आ गया तो उसको मैं तो रोक नहीं सकता, ना आप रोक सकते हैं। अब उसका फ़ायदा होगा नुकसान होगा तो देखा जाएगा बाद में, है ना। इस एआई के बाद भी क्या आएगा आपको पता नहीं है ना। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के आने से विंडो वॉचिंग भी बहुत बढ़ गई, लोगों के घरों में झांकना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपना घर खुद ही विंडो में ला के रख दिया कि मेरा घर देख लो सारा। वो वाली रील्स है ना कि मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ। ये वाली तो रील्स बहुत मतलब ज़्यादा। अपने घर की प्राइवेसी भी ला के विंडो पे रख दी कि भाई साहब आते जाते देख के जाओ इसको, है ना। लोग अपना बेडरूम भी विंडो पे ले आए। तो मतलब आप लोगों को क्या कहोगे, है ना। और उधर लोग हैं उनको शौक बड़ा होता है, तो वो मतलब उनके घर में कौन आया कौन गया, इसने आज क्या पहना, ये हो गया, है ना। मतलब विंडो वॉचिंग ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो मुझे लगता है कि फ़ायदे नुकसान तो ना गिने, इसके साथ जीना कैसे है वो सीख लें। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। आपने बोला थिएटर करते थे, मुझे भी फिर से याद आ गई वो जी बात। जी जी। तो थिएटर आपने स्टार्ट कैसे किया था? आप लोग के घर में माहौल था उस ज़माने में? थिएटर कैसे करने दिया आपको, मतलब पेरेंट्स ने? थिएटर वाला कोई माहौल नहीं था। हम लोग सीधे किसानी परिवार से आते हैं। और मेरे फादर साहब ना आर्मी में थे। अच्छा। उन्होंने तीनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, 62 वॉर, 65 और 71। ठीक है। तो बाकी बैकग्राउंड हमारा किसानी वाला था, तो घर में कोई एक्टर तो कभी था नहीं। लेकिन मुझे लगता है जब मैं प्राइमरी स्कूल में ही था तो मुझे तब ये शौक़ हुआ था, जब बाल सभा लगती थी तो उसमें उठ के कोई जोक सुना देना तो बच्चे खुश होते थे, मैडम शाबाश देती। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है ना। मुझे लगता था मैं स्कूल का हीरो बनेगा। पता नहीं, मैं उस दिन मेरे पाँव नीचे नहीं लगते थे ज़मीन पे कि आज पता नहीं क्या हो गया। तो आते जाते है ना, अगले शनिवार फिर सुनेंगे, वो दोबारा सुनाना, है ना। तो मैं सैटरडे की वेट करता था, शनिवार आएगा फिर सुनाऊंगा, है ना। वो आपकी पहली शोहरत थी। हाँ, वो जो स्कूल की शौहरत थी उसने दिमाग ख़राब कर दिया। फिर मुझे लगा कि ये काम सबसे अच्छा है। तो फिर जब बड़े होकर स्कूल में चले गए तब भी प्रेफरेंस यही रही। तो वो चीज़ें अंदर डेवलप होती गई। और फिर एक टाइम आया जब धीरे धीरे लोग मेरे संपर्क में आए और कुछ लोग हमारे दोस्त, तो हमने अपना एक थिएटर ग्रुप बना लिया। अच्छा। तब कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आने से मुझे लगा कि प्रोनंसिएशन आपकी बहुत साफ़ होनी चाहिए, तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, आपको हकीकत कहना आना चाहिए कि पहले क के नीचे बिंदी पड़ेगी, दूसरे के नीचे नुक्ता है ना, जो मतलब चीज़ें समझ आनी। तो मुझे अच्छी प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़, आपकी ज़बान साफ़ हो, इसका मुझे बहुत शौक़ हुआ। तो उसके बाद वो चीज़ थिएटर में बहुत काम आती थी। तो फिर वो शौक़ बढ़ता गया, टेलीविज़न पे आ गए, सिनेमा में आ गए, लेकिन फैमिली में कोई नहीं था। और जो थिएटर करने पे फजीयत हुई वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स में और फादर साहब? क्योंकि उनको लगता था ये फालतू काम है कि इसके तो कोई पैसे वैसे मिलते नहीं पैसे हैं। नहीं मिलते। और ऐसा अभी कोई ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी नहीं मिलेंगे इसके। तो डर तो ये था कि बाद में करेगा क्या। मेरे डैडी मुझे रोज़ मतलब डांटते थे, तू किसी दिन किसी साबुन की फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, है ना, तू खराद वाले के साथ लगा होगा, है ना, तू मतलब टूटियाँ बनाएगा। क्योंकि वो आर्मी में है एक तो आपको कभी नहीं लगा कि आपको भी, जिस जनरली आर्मी वाले जो लोग होते हैं उनके बच्चे आर्मी में जाने की कोशिश? नहीं, मेरा शौक़ इधर ही था। मेरे भाइयों का था, तो बड़े भाई साहब हैं भी, रेलवे पुलिस में हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब कि
हमारी पीछे फैमिली में भी आर्मी में हमारा सारा मेरा जो गांव है ना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है खोखर फौजी। खोखर फौजियाँ बोलते हैं उसे। अच्छा। ये खोखर फौजियों का, जो फौजियों का खोखर है। तो उस हमारे गांव में हर घर में 1 से 2 फौजी तो मिलेंगे ही, किसी में 4 मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा ही था। लेकिन मेरा ही एक शौक था जो मुझे इधर थिएटर की तरफ, और घर वालों को डर ये था कि एक तो रोटी कैसे ज़िंदगी भर खाएगा ये, और दूसरा क्या हालात तब पंजाब के बहुत ख़राब थे। तो हम लोग रिहर्सल करके रात को 11-12 बजे आते थे। तो उनको ये भी खतरा तौखला रहता था कि पता नहीं जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए, इनको कोई रात को कोई फोर्स उठा क्या के ले टाइम जाए। था पाजी वो? क्या मैं 90 की बात कर रहा हूँ। 93 तक तो हालात पंजाब के वो ऐसे रहे ना कि अनस्टेबल थे वो। तो अच्छा। 89-90 की बात कर रहा हूँ, 91 की बात कर रहा हूँ। तब मिलिटेंसी बड़ी थी यहाँ। तब वो पंजाब के हालात बहुत अनस्टेबल थे। तो तब ये होता था कि यंग लड़कों को कोई फोर्स भी उठा के ले जाती थी। अच्छा। भाई रात को कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो। अच्छा। और रात को आप किसी और के सामने आ जाओ कि कोई वारदात हो जाए, उसका शिकार हो जाओ आप, या आप कुछ ऐसा कर बैठो कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए उसमें, तो घर वालों को तो यही खतरा होता है ना। तो उस हालात में भी रात को रिहर्सल करके फिर दीवार फांद के कई बार अंदर आना कि उनको पता ही न चले कि मैं कितने बजे आके सो गया है ना। सुबह में उनको सोया हुआ मिला, मैं तो आ गया था टाइम से, है ना। तो वो गेट के ऊपर से आना, दीवार फांद के आना, या कई बार ऐसे नॉक करना आके कि सिर्फ भाई को पता चले, इशारा। हाँ, तो वो डोर खोल दे, है ना। गेट भी था लोहे वाले घर के, चींकू 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 20 मिनट तो वो खुलने में लगता था, है ना। तो वही जूते पड़वा देता था कई बार उसकी आवाज़ से उठ जाते थे मम्मी डैडी। लेकिन वो ये नहीं कि मुझे एक्टर बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो डरते थे चीज़ों से। लेकिन हमारा स्ट्रगल था कि नहीं, अब इस लाइन में है तो कुछ करना है। आपको डर लगा कभी कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो अभी जो ये सब चल रहा है फिर मतलब हाँ, आगे? बिल्कुल उसके लिए मैं बिल्कुल सतर्क था, मैं बिल्कुल अवेयर था। तो मैंने कॉलेज पढ़ते पढ़ते लोन लेके 50,000 रुपया, तब लोन होता था सर? ये नेहरू रोजगार योजना में 10वीं पास को लोन मिलता था। अच्छा। तो मैंने एक 50,000 लोन लिया। मैंने जालंधर में एक वो हार्डवेयर की दुकान भी खोली। 10,000 मैंने एडवांस दे दिया, 40 बचा मेरे पास। अच्छा, ये बैकअप प्लान भी था? ये बैकअप प्लान भी था। उसमें 14,000 रुपया मेरा फिटिंग का लग गया, तो 26,000 रुपये का सामान डाला मैंने। मैं तो दुकान जाके सुबह खोलता था, वो भी किया मैंने। द्वाबा कॉलेज जहाँ पढ़ता था वहाँ पे उन्होंने मुझे पेरोल पे रखा, तो मैंने वहाँ भी थोड़ी देर जॉब की उनके साथ भी। छोटे छोटे और भी मैंने काम किए। अच्छा, ये वो है कि प्लान भी चलता हाँ, रहा? प्लान भी मेरा ये भी था कि मैंने जो, पता नहीं आप उसको क्या बोलते होंगे हिंदी में, लेकिन पंजाबी में बोलते हैं अर्जी नवीस, उर्दू में बोलते हैं वसीका नवीस, और अंग्रेजी में बोलते हैं डीड राइटर, डॉक्यूमेंट राइटर। हाँ, डीड राइटर है ना, जो डीड्स लिखते थे। आज तो डीड अब कंप्यूटर पे टाइप होती है ना, तब पेन से लिखे जाते थे डीड्स जो होते थे। अच्छा। तो तहसील के बाहर बैठ के जो डीड्स बेसिकली लैंड या प्रॉपर्टी का या नहीं, सिर्फ लैंड का नहीं, आप बोलो तो लोन का भी होता था बैंक के साथ, जो रहननामा से बोलते थे। तो अच्छा, मैंने तो कई लोगों के तलाक भी लिख दिए और कई तो उसमें अभी भी मेरा थैंक्स बोल रहे होंगे, है ना। तो कई कॉम्प्रोमाइज़ लिखने हैं, झगड़े हो गए थे, और अर्जी लोगों को वो कॉम्प्रोमाइज़ लिखने नहीं आते थे। अच्छा। किसी की फसल बाड़ी ख़राब हो गई तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखनी है वो भी आते थे। तो आप उसमें अच्छे थे हमेशा से? लेकिन असली काम था लैंड का रिकॉर्ड, जो लैंड का पेपर लिखना। नहीं, अच्छा नहीं था, मैं वो जॉब करता था। 2 साल मैंने वो जॉब की, तो मुझे वो मेरा जो बॉस था वो 5, 7, 10 रुपये रोज़ के देता था। बस 10 रुपये? तब बहुत होते थे, मतलब एक स्टूडेंट के लिए। मैं स्टूडेंट भी था, स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्राइवेट बीए करनी शुरू कर दी। तो तब के 10 रुपये से अभी का बताइए, 500 या 50? 300-400 रुपये, जैसे को शाम को 200 रुपया दे देता हूँ किसी को कि बेटा ले जा 200 रुपया, 250 रुपया ले जा। तो वो, लेकिन मैं तो बेसिकली मैं काम सीख रहा था ना कि मुझे मेरा लाइसेंस बन जाए, मैं खुद डीड राइटर बन जाऊँ। अच्छा। तब क्या, आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो ना, तो डॉक्यूमेंट राइटर के ऊपर साइन होते हैं, उसकी स्टैंप लगती है। तो हम तो उसके पास काम करते थे, डॉक्यूमेंट हम लिख देते थे, तो वो मेरे जो बॉस थे वो सिग्नेचर करके स्टैंप लगा देते थे। तो फिर हमें तो वही पैसे मिलेंगे ना जो हम उनका काम करते थे। तो बेसिकली तो कमाई उनकी होती थी। तो 2 साल मैंने वो किया, फिर मेरा लाइसेंस भी बन गया।
अच्छा। लेकिन फॉर्चुनेटली कहो कि मुझे काम वो करना नहीं पड़ा, तो मैंने 2 साल +1 +2 प्राइवेट करके लाइसेंस बन गया। लेकिन मैंने काम करने की बजाय भाई को पटा लिया अपने को कि मुझे कॉलेज एडमिशन लेनी है, यहाँ की यूथ फेस्टिवल होता है, अच्छा। ये आर्टिस्ट बनाता है बंदे को। तो मम्मी से बात करके डैडी को एक बार मना लो, मुझे 1 साल के लिए कॉलेज देखने दो, उसके बाद नहीं होगा तो मैं ये लाइसेंस मेरा बना हुआ है, मैं कचहरी में जाके तहसील में बैठ जाऊंगा, ये काम करूंगा मैं। अच्छा, ये बताना पड़े तब जाके। हाँ, तो भाई ने भी साथ दिया, मम्मी भी पता नहीं कैसे मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम तो सोच रहे थे तू कमा के लाएगा, अब तू बोल रहा है कि फ़ीस दो मेरे कॉलेज की। मैंने कहा नहीं, वो नहीं मैं मांगूंगा आपसे। तो फॉर्चुनेटली पहले साल ही मुझे मेरे कॉलेज में फ्री शिप मिल गई। अच्छा, तब फ्री शिप होती तो थी। आप पढ़ाई में अच्छे थे मतलब? नहीं, इतना अच्छा नहीं था, मतलब तभी मिले? इतना भी नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं था। लेकिन मुझे यूथ फेस्टिवल के लिए कॉलेज जाना था, ना कि पढ़ने के लिए। वही, बट उसके लिए भी होता है ना कि आर्टिस्ट बनना है तो आपको थोड़ा बहुत उसमें। हाँ, वो पता है, मैंने मम्मी से ये प्रॉमिस तो किया था कि ग्रेजुएशन तो मैं आपको करके दूंगा। हालांकि मैं घर में तीनों भाइयों में से मैं ही नालायक था, लेकिन मेरी गारंटी थी कि मैं ग्रेजुएशन से नीचे नहीं रहूँगा। और मैंने दुआबा कॉलेज जालंधर से ग्रेजुएशन की। अच्छा। और हमारे कॉलेज का भी इतिहास रहा है कि BR चोपड़ा साहब, यश चोपड़ा साहब उसी कॉलेज के एलुमनी हैं। अच्छा। वहीं के एलुमनाई हैं वो। तो दूसरा हमारे और भी वहाँ से आर्टिस्ट निकले हैं। और सुपन ढड्डा जिन्होंने एक चादर मैली सी फिल्म बनाई थी, वो भी वहीं से हैं। तो हमारे आर्टिस्ट वहाँ से पहले भी जाते रहे हैं। तो मन में शौक़ था कि इसी कॉलेज से ही कुछ मिलेगा, और फिर मिला। मैंने फ्री शिप इस कंडीशन पे मिली कि यूथ फेस्टिवल में कुछ करोगे अचीव तो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा। तो बस उसी यूथ फेस्टिवल में हमने, जिसे आपस में बात करें बोलते ना, आग लगा दी। तो वो एक कॉमेडी की आपने उसमें? हाँ, नहीं, जो यूथ फेस्टिवल में जो आइटम्स होती थी, जैसे मोनो एक्टिंग, स्किट, ड्रामा, फैंसी ड्रेस, माइम, जो थिएटर की आइटम्स होती थी, तो उसमें सारी आइटम्स में हमने पोजीशन ली और हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो गया। तो मैंने कहा सर आप फीस देनी है कि चलेगा ऐसे? बोला अब तो बेटा तेरे बच्चे भी फ्री पढ़ेंगे। अभी जानते हैं आपके सर, कभी आपसे बात हुई कि अभी आप नहीं, देखते रिसेंटली मैं अपने आपको? कॉलेज गया था। अच्छा। एलुमनाई हमारे एक मीट हुआ था, वहाँ पे मैं गया था। और उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो यश जी की जो आखिरी फिल्म थी शाहरुख खान के साथ, उसके बाद तो वो वफात पा गए। तो वो अपने कॉलेज आए थे। वो मूवी का नाम याद मेरे नहीं को आ भी रहा। हम भूल गए। हाँ, जब तक है जान, ये थी। हाँ, जब नहीं, तक है जान शायद। हाँ, अनुष्का भी थी ना उसमें। तो उसकी प्रमोशन के लिए वो आए, हमारे कॉलेज में भी आए थे वो। तब शाहरुख भी आए थे और यश जी भी आए थे। अच्छा। तो वो भी बहुत बड़ी एलुमनाई मीट हुई थी हमारी। तो उसके अच्छा, बाद यश चोपड़ा वहाँ से पता ही नहीं था। हाँ, जालंधर से हैं वो। अच्छा। हाँ, मतलब उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज से मेरे कॉलेज से। के वो ग्रैंड सीनियर हैं, लेकिन उसी कॉलेज से हैं वो। मेरे जो मेंटोर हैं चाचा रौनकी राम, वो भी वहीं पढ़े हैं। तो मतलब बड़े अच्छे आर्टिस्ट उस कॉलेज ने दिए हैं। इवन पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे दिए हैं हमारे कॉलेज ने। अनुराग ठाकुर साहब जो INV मिनिस्टर रहे हैं, तो वो हमारे बैचमेट हैं। अच्छा। वो क्रिकेट टीम में होते थे, हम ड्रामा टीम में होते थे। उनके भाई अरुण ठाकुर वो भी होते थे। अच्छा। हमारे टाइम पे जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, वो भी हमारे टाइम पे ही बैचमेट हैं हमारे। तो वो बड़ा गोल्डन टाइम था। तो उस टाइम में फिर मुझे वो ऐसा कुछ करने को मिला कि घर वालों ने फिर मुझे फोर्स नहीं किया कि तो अब वो काम कर, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे टीवी पे चांस मिलने लगे वो यूथ फेस्टिवल को देख के। तो वहाँ से थोड़े पैसे आने लगे, थोड़े बहुत ऐसे प्रोग्राम्स मिलने लगे। तो पैसे, जितने पैसे मुझे वो काम करके मिलते उससे थोड़े ज़्यादा तो मैं वैसे ही कमाने लगा अपनी कॉलेज लाइफ में ही। तो फिर घर वालों को लगा कि फ़ीस देनी नहीं पड़ रही, पैसे थोड़े बहुत कमा के ला रहा है, तो क्यों बोलना है, फिर करता है जो करता जाए। तो उन दिनों में फिर मैं कॉलेज में जब 2-3 साल मैंने खुद किया, फिर मैं नए आर्टिस्ट जो आए उनको प्रेपरेशन करवाने लगा फेस्टिवल की। अच्छा। तो फिर आप सीनियर हो गए थे? हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे पेरोल पे रख लिया मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही। अच्छा। बोले आप आ जाओ, आपको पैसे दिया करेंगे महीने के इतने। तो मैं एक तरह से जॉब करने लगा अपने ही कॉलेज में। और मज़े की बात है, उन्हीं दिनों में फिर मुझे कपिल शर्मा मिलते हैं। तो अच्छा। उनको पहली बार मैंने जो हिस्ट्रॉनिक्स मोनो एक्टिंग करवाई थी,
वो उसी में मतलब वहीं पढ़े हैं? पढ़े नहीं है, लेकिन वो मेरा ऐसी पॉपुलैरिटी थी कि वो मेरे एक दोस्त के साथ आए थे, अच्छा पढ़ते कहीं और थे, अच्छा लेकिन बोले पाजी को बोलो मुझे मोनो एक्टिंग करवा दो। अच्छा। तो फिर उससे कपिल का यूथ फेस्टिवल में बहुत ऊंचा नाम हो गया था कि उसका जो एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट था तभी नज़र आने लगा था। तो वो शुरुआत से मतलब कैसे रहे आप? जैसे अभी जो टीवी पे हम उन्हें देखते हैं और पहले वो अंदर जो है उनके एक आर्टिस्ट या एक कॉमिक, क्या बोलेंगे आप उसको? देखो वो नॉटी तो है शुरू से ही, उसकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत कमाल की रही है, मतलब, लेकिन वो अंदर से बहुत ही एक सिंसियर बड़ा मैच्योर आदमी है। अब मतलब वो टाइम ऐसा था कि जब वो जालंधर कई बार मेरे घर में, आज के पंजाबी के भी कितने पॉपुलर एक्टर्स हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर, वो मेरे ऐसे कई बार घर में ही सो जाते थे। अच्छा। मेरा एक ऑफिस था जालंधर में, वहाँ जो आपने देखा होगा दिनेश जो कपिल के पीछे गिटार बजाते हैं, तो वो तो मतलब कितने महीनों वहीं रहे। एक हमारा बड़ा पॉपुलर एक्टर है हार्वी संगा, वो बड़े साल घर में ही रहा। तो ये सब लोग मतलब वहीं सो जाते थे घर में ही कई बार। तो वो जो यादें हैं ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझे भूल गई, और कपिल वो चीज़ें याद दिलाता है कि पाजी ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो लगता है कि यार ये बातें अगर ना भी याद दिलाए तो इसका काम चलेगा, इसको क्या ज़रूरत है वो बातें। लेकिन उसके अंदर की सिंसेरिटी है कि वो चीज़ों को भूलता नहीं। एक दिन मैं कहीं बाहर था, मेरे मम्मी डैडी हमारे जालंधर वाले घर में कभी आ जाते हैं तो वहाँ वो रह के जाते हैं। हालांकि वो घर अब नहीं हमारा ऑपरेशनल, क्योंकि हम सब लोग इधर उधर सेटल हो गए, लेकिन घर हमारे पास है। वो तो पुश्तैनी घर? हाँ, मम्मी डैडी का दिल करता तो वहाँ जाते हैं, वो रहते हैं। तो एक दिन डैडी का फ़ोन आया, अरे वीडियो कॉल उठा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया डैडी? मैं कहीं बैठा हूँ। तो वीडियो कॉल तो नहीं हो सकता, तो स्पीकर पे बात हो गई। अरे नहीं, कि बंदा आया तेरे को मिलाना है। तो मैंने वीडियो उठाया और मेरे मम्मी डैडी दोनों जिस रजाई में क्विल्ट में बैठे हैं, तो कपिल भी उसी में घुस के बैठा हुआ है। मैं वीडियो देख रहा हूँ, बोला मैं क्या, हाँ भाई कितने, कहना है मैं ना पाजी जलंधर आया सी, मैनू पापा जी की याद आ गई, बोला मुझे है ना। तो मुझे लगा मैं चेक करता हूँ, कहना मैं आया तो कुदरती वो आए हुए हैं यहीं हैं। तो वो 2 घंटे डैडी के पास बैठ के बातें करके गया। फिर उसने बताया कि पाजी मुझे याद है एक बार आप सब ने घर से जाना था कहीं, और आप मुझे घर में छोड़ के गए कपिल। घर रहना जैसे किसी को गार्डियन हवालगी नहीं दे के जाते कि बेटा घर देखना जरा, है ना। बोला मैं घर में बैठा हूँ, मुझे भूख लग गई, मुझे समझ ना आए मैं खाऊं क्या। बोला मैं किचन में गया, फ्रिज में मुझे कुछ कटोरी में मिला, अब वो ठंडा बहुत था, मुझे खाना था। बोला मैंने माइक्रोवेव पहली बार देखा था आपके घर में। बोला मुझे लगा पढ़ के कि मैंने ओपन कर दिया, उसमें रख दिया, मैंने सीधा स्टार्ट किया ना, उसमें जैसे आग निकलती वैसे निकला। मैंने मेन स्विच बंद कर दिया, मुझे लगा कि मैंने कुछ तो जला दिया है। लेकिन अब वो समझ आती है कि वो बर्तन वो रहा होगा जो आप माइक्रोवेव में नहीं रख सकते। तो इसीलिए बोला जब तक आप आ गए, आपने सब देख नहीं लिया भाभी जी ने, मैं तब तक डरता रहा कि मैंने पता नहीं क्या जला दिया इस घर का। ऐसी ऐसी बातें उसको है ना, घर की याद है, बच्चों की छोटी छोटी बातें याद है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिंसियर और जो एक मानसिक तौर से स्टेबल आदमी होता है ना, वही ऐसी बातें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है वो कि आज चाहे भी, वो जो भी, मतलब वो आज भी, अगर ऑनेस्टली बोलूँ को ऐसा बंदा है कि अगर हम 2 लोग कहीं पहुँचे हैं तो वहाँ एक चेयर है, तो ये नहीं कि कपिल बैठ जाएगा और मैं खड़ा होऊंगा, या तो मैं भी जिद करूँगा कि नहीं दोनों खड़े हैं, या वो मुझे पकड़ के बिठा देगा, पर या बैठो चेयर आ रही है दूसरी, है ना। तो ये मुझे लगता है कि एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, आप में अगर है तो है, नहीं है तो इसको आप कहीं से ला नहीं सकते। घर जैसा प्यार है उनका, वो छोटा भाई है मतलब। तो पाजी हमेशा वो जब भी हम शो कपिल शर्मा, अब तो सभी लोग देखते हैं ना उनका शो, तो वो बोलते हैं कि गुगी सर हमारे मेंटोर हैं, और भारती या उनके जो साथ हैं नाम नहीं याद है, वो भी बोलते हैं कि हाँ हमने आपको देख के कॉमेडी शुरुआत ही हमारी वहाँ से हुई है। आज जब वो इतने बड़े बन जाते हैं तो मतलब डू यू फील दैट प्राइड की मेरे फैमिली है, मेरे मतलब ये तो मतलब कितना प्राउड फील होता होगा आपको? अपने स्टूडेंट्स की तरह देखा है, लेकिन है तो मेरी फैमिली ना, मेरे बच्चे हैं, छोटे भाई है, जो मर्जी कह लो। मुझे तो इतनी खुशी होती है जैसे मेरा परिवार बढ़ गया है ना, फल फूल गया मेरा परिवार। अब मतलब भारती है, वो कभी उसके शो में गए तो वो मतलब
आपको लिपट जाए और आपको कहे कि पाजी बहुत याद आती है आपकी, पाजी ये बात वो बात, पाजी आपको याद है तब ये, तो मेरे को और क्या चाहिए? रोज़ी रोटी तो भगवान ने दे दी, बाहर से भी इज्जत मिल गई। अपने लोग आपको जब रिस्पेक्ट दें, आपको याद रखें, तो आपको लगता है कि यार कुछ अच्छा हुआ होगा ज़िंदगी में जो ये लोग याद रख रहे हैं, है ना। तो अभी क्या बोलते हैं, चंदन है उनके साथ होते हैं, बहुत राजीव ठाकुर हैं, ये सारे मतलब छोटे भाइयों की तरह हैं। बड़े ज़िंदगी में इंसिडेंट हैं जो हम लोग बैठ के याद करते हैं, अच्छी बातें, ख़राब समय की बातें। तो हर चीज़ में एक मज़ा है, ख़राब समय की बातें करें उसमें भी एक आपस में वो जो पेन देखी होती है उसका भी मज़ा होता है, और जो अच्छा समय देखा होता है उसका भी एक मज़ा होता है। आज तो मतलब आपको तब लगा था कि कपिल शर्मा इतना बढ़िया, इतना बड़ा कर लेंगे, मतलब कि हर कोई, मतलब हिज नहीं शो देखो, इज किसी को मेजर कर पाना कि कौन कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बढ़िया कर पाएगा, ये तो किसी पैमाने पे आता नहीं है। लेकिन आपको उसको पोटेंशियल का पता होता है कि पोटेंशियल इसमें है। शायद कपिल जैसे एक दो लोग मेरी ज़िंदगी में और भी आए हों। मुझे लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल बहुत था लेकिन वो नहीं कर पाया, उसकी कोई कमी रही होगी, उसकी निष्ठा में, उसकी लगन में, उसकी सिंसेरिटी में, या उसको उतना मौका नहीं मिला होगा। तो कपिल में पोटेंशियल था ये पता था, लेकिन उसको मौका मिलेगा और इतना ज़बरदस्त मिलेगा, इतना मौके को वो हंस के अवेल करेगा, ये अंदाज़ा नहीं था। तो वो इतना बड़ा नाम कॉमेडी में बन चुका है कि शायद इतना बड़ा नाम ना पहले कभी था ना कभी होगा। क्योंकि मैं होगा इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब उसने शुरू किया तब टेलीविज़न का अच्छा टाइम था, अब टेलीविज़न ही नहीं रहा उस तरीके से। नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए उतना बड़ा स्पैन जो है एंजॉय कर पाना किसी के बस की बात आगे की नहीं होगी, क्योंकि स्प्लिट हो गया, मीडियम स्प्लिट हो गया। बिल्कुल, जैसे आपने बोला था ना वेब सीरीज़ आ रहे हैं, आपको भी तो कितना लोगों ने वो ऑफर किया होगा ना, OTT आप भी तो देखते हैं ना। जी मैं तो देखता आप आना नहीं चाहते हैं OTT में? मेरा ना देखिए, मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पंजाबी सिनेमा है। मैं अच्छा। अगर कहीं उधर OTT पे जाके फंसता हूँ या इधर बॉम्बे वाले सिस्टम में कभी फंसता हूँ ना मैं, तो मेरा इधर बहुत नुकसान होता है। और मेरा फर्स्ट लव है पंजाबी सिनेमा, मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, बड़े होते देखना चाहता हूँ। चाहे मैं बाहर बैठ के देख रहा हूँ अच्छा सिनेमा हो रहा है पंजाबी में, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी हो रही है। ये पंजाब से प्यार है इसलिए, या फिर ये आपको आर्टिस्ट वाला प्यार है, मतलब ये मैं दोनों चीज़ें हैं इसमें। और वेब सीरीज़ जैसे अभी लास्ट भी मेरी किसी से बात हुई, तो उसमें एक और दिक्कत है कि उस पर कोई सेंसर नहीं है। उसका जो कंटेंट होता है उसमें पता नहीं बात करते करते कब एक गंदी गाली आ जाती है, कब कोई ऐसा सीन आ जाता है। और मेरी अभी जो लास्ट रीसेंट बात हुई, उन्होंने करैक्टर सुनाया सारा कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ ये करता है। मैंने कहा सर ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना, ये तो मेरे इमेज को, मेरे कैरेक्टर को ही सूट नहीं करता, ये हट सकता है। बोले नहीं, इसी पे तो ये कैरेक्टर खड़ा है, तो ये कैसे हटेगा। तो मैंने कहा फिर भाई मैं सर, हट पर जाता वहाँ हूँ। पे बहुत स्कोप है, जैसे बहुत सारे लेकिन मुझे वो करना नहीं है ना जी। अच्छा, तो वो आपको नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पे हो जाए, जहाँ पे मेरे मुंह से टेलीविज़न पे एक गंदी गाली निकल जाए, तो वो दिन शायद मेरे काम का आखिरी तो दिन you होगा, stick मैं to नहीं your करूँगा। principles. हाँ, तो मैं फिर काम ही छोड़ दूंगा। अगर ये नौबत आ जाए कि गालियाँ दिए बगैर या कोई ऐसा सीन किए बगैर कि जो शायद स्क्रीन पे अच्छा ना लगे, और मैं मतलब चाहूँगा कि उस दिन काम छोड़ दूंगा, कुछ और करूँगा। अच्छे काम है दुनिया में बहुत। अच्छा पाजी, ये बताइए, जैसे आपने बोला आप पंजाब सिनेमा, ठीक है, आर्टिस्ट की बात हो रही, आर्टिस्ट में इतने बड़े बड़े पंजाब से आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक में हो, अब जैसे क्या बोलूँ मैं, सिद्धू मूसेवाला थे, दिलजीत जो दोसांझ से बड़ा कोई नाम ही नहीं है, उनका तो अलग ही एक वो बन गया है। और अभी कपिल शर्मा जो हैं, उनके जैसे कोई एक ये जो डर का माहौल है ना, उनके कैफ़े पे भी अटैक हुआ था थोड़े टाइम पहले की बात है, सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके साथ उनको मार दिया। तो ये जैसे अगर लोग इतना प्यार करते, लोग चाहते हैं पंजाबी सिनेमा बढ़े, तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको नहीं, जो आर्टिस्ट फेमस होते ही वो डर का माहौल शुरू हो जाता है? मैं ये आपको बताना चाहूँगा, ये आज का नहीं है। अच्छा। या मुंबई में देखिए, बॉलीवुड में मुझे लगता है 50 साल से यही चल रहा है ना। वो एक पैरेलल दुनिया वो भी चल रही है, तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। लेकिन आज ये चीज़ मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो हमें लगता है कि ये अब आई है या बढ़ गई है। तो ये भी एक पैरेलल दुनिया चल रही है, हमेशा से, हाँ हमेशा से ही है। मतलब पंजाब में
नहीं, पंजाब में नहीं, बॉलीवुड में भी देखिए, हॉलीवुड में भी देखिए आप। देखा जैसे बॉलीवुड में भी होता था कि सलमान खान को ये नहीं, वैसे ही आप देखिए, दुबई से है ना, कहते थे जी वो डी कंपनी का उसको फ़ोन आ गया, ये हो गया ना, तो ये चीज़ें शुरू से चलती हैं। वायलेंस भी है, जैसे मार ही दिया जैसे उनको, और उसके बहुत सारी कई रीज़न रहे होंगे, है ना। देखिए, वायलेंस की अगर आप बात करें तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार जी जैसा बड़ा नाम नहीं हो सकता, तो उनका भी देखिए, है ना, आपको लगता है कि अच्छा नहीं कहीं हुआ। कहीं पे कोई एक मैसेज गलत है या कोई दिक्कत है पंजाब की यूथ की, या कुछ आप जो देखते हैं कि इसमें कहीं पे एक प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है कहीं हाँ, पे? यूथ की प्रॉब्लम, पंजाब के यूथ की प्रॉब्लम नहीं है। यूथ के हमारे ना ब्लड में एक अग्रेशन है, वो कई बार जहाँ नहीं भी चाहिए वहाँ भी आ जाती है। उसका एक रीज़न है कि ये जो इन्वेडर्स का ना, पंजाब हमेशा गेटवे रहा है। जितने मंगोल से लेके, है ना, जितने भी ये मुग़ल आए हैं, मंगोल आए पहले, और जितने भी इन्वेडर्स आए हैं ना इधर से, है ना, वो सब पंजाब से ही गुज़र के गए हैं। पंजाब से जाते थे, हमें मार के जाते थे, पीटते हुए हमें, आगे दिल्ली लूटते थे, वापस जाते, फिर हमें पिटाई करके जाते थे, क्योंकि वो बड़े हुक्मरान थे। तो वो मार झेल झेल के ना अग्रेशन आ गया। तब एक टाइम आया जब नादिर शाह यहाँ से गुज़रने से डरता था, अहमद शाह अब्दाली डरता था कि यहाँ से निकलूँगा तो ये मारेंगे मुझे, फिर उल्टा मारना शुरू कर दिया। पहले बड़े साल मार खाई, फिर बड़े साल इन्होंने इन हुक्मरानों को मारा। एक राजा जो सिकंदर था, पूरी दुनिया घूम के, पूरी दुनिया लूट के, पूरी दुनिया को जीत के, जब वो यहाँ पंजाब आया था तो राजा पोरस ही था जो उसके सामने खड़ा हो गया था। ये तो आपने भी पढ़ा होगा ना, सिकंदर और पोरस की कहानी, है ना। तो पोरस खड़ा हो गया था सामने, बोला नहीं, मार के निकल जा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे करके तू मेरे को झुका के चला जाएगा, वो नहीं होगा। तो ये ब्लड में अग्रेशन है। तो वो बच्चे गानों में भी इस्तेमाल करने लगे, यूथ करने लगा। तब कई बच्चों को लगने लगा है कि लाइफ ही शायद यही है। ये गलत हो रहा है। ये गैंगस्टर वाला जो मतलब गैंगस्टर वाला शो ऑफ, गाड़ियाँ, हथियार, पैसा, ब्रांड्स, ये गानों में शामिल हो गए, और यंगस्टर्स को, जेनजी को ये लगने लगा कि यही शायद यही लाइफ है। ये गलत हो रहा है। इसकी वजह से ही बहुत सी चीज़ें हैं जो अनवांटेड हो रही हैं, वो नहीं होंगी अगर हमारा म्यूज़िक सिस्टम थोड़ा सही हो जाए। गानों में थोड़ा, जैसे सिद्धू मूसेवाले के गानों में आपको वो भी वायलेंस भी मिलता है, लेकिन उसमें उसके कुछ गाने आपको इतने रूटेड मिलेंगे कि आपको लगता है ये बच्चे सुन लें तो बच्चे की लाइफ बदल जाएगी। बहुत लोग कनेक्ट करते हाँ, हैं बिल्कुल उनके करते साथ। हैं जी। तो वो अभी जैसे आपने अब ये जो गलत मिसलीड हो गए हैं, उसमें आपको लगता है थिएटर या सिनेमा या कुछ कुछ सही कर सकता है? मुझे लगता है थिएटर तो अब नहीं, थिएटर का वो चलन नहीं रहा, लेकिन सिनेमा बदल सकता है बहुत कुछ, और सिनेमा बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर अपनी ज़िम्मेदारी से काम करने लगे तो वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। और वापस मुझे एक और उम्मीद है कि लोग बुक्स पे वापस आएंगे घूम के। तो लिटरेचर है, जो बुक रीडिंग है, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। एंड आई वेटिंग फॉर द टाइम कि वो टाइम जल्दी आए, हमारे रहते हुए आए, लेकिन लोग दोबारा बुक्स पे आएंगे। तो आपके आप कॉमेडी में अभी तक आपका सबसे फेवरेट एक्ट या कैरेक्टर कौन सा है? एक जो मुझे सबसे ज्यादा याद है वो है एक छोटे बच्चे वाला था। हाँ लाफ्टर चैलेंज में भी बड़ा पॉपुलर हुआ था वो। हाँ जी। तो आपका कौन सा फेवरेट है? कॉमेडी में मुझे लगता है कि कैरी ऑन जट्टा वाला जो हनी था वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसमें जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन सीन ही था, वो आज भी कल्ट सीन है। वो लोग आज भी उसको उठ जा हुण तेरे नाल दे कहते नौकरियां ते लग गया, तू मंजे नाल ही लगा गया। वो वाला जो सीन था वो मुझे लगता है कि बेस्ट सीन है। और जसपाल भट्टी साहब के साथ मैंने एक की थी जीजा जी, जीजा जी। उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो मेरा एवर फेवरेट कैरेक्टर है। और मुझे अफसोस है कि वो फिल्म सिर्फ VHS पे ही लोगों ने देखी या बाद में नेट पे लोग देख रहे हैं। उसको थिएटर में लगना चाहिए था उस फिल्म को। तो लेकिन वो मेरा मुझे लगता है बेस्ट कैरेक्टर था। आपका क्या देख रही थी मैं उस दिन, एक जिसमें वो था आप एक पोस्टर चिपका रहे होते हैं, वो कौन सी मूवी का है? उसमें वो एक दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि
वो पूरा एक तो पंजाबी में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इट वाज फनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाह और वही वो बहुत पुराना सीन है, मुझे तो अब ऐसे काफी याद नहीं। वो मेरा ढाबा होता है ना, तो ढाबे वाला है ढाबे वाला हाँ, तो उसको ये है कि अगर मैं ये हीरोइंस के पोस्टर यहाँ चिपकाऊंगा तो लोग बहुत आएंगे। तो उसका कैरेक्टर ये है कि वह पोस्टर चिपका रहा है, लेकिन ऑडियंस देख रही है साला खुद ही पोस्टर को चिपका हुआ है। तो वो मेरे साथ वाला कैरेक्टर कहता है, भाई अब ये अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, छोड़ दे, कोई और काम धंधा भी देख ले। तो अभी आप कौन सी फिल्म में आने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉपर कॉमेडी वाला जो ओरिजिनल वाला फ्लेवर है वो हमारी कैरियन जट्टा 4 बन रही है जी। 4 बन हाँ, अभी ये जनवरी में शूटिंग कर रहे हैं, तो आउट एंड आउट कॉमेडी होगी। और भी 2 प्रोजेक्ट कॉमेडी के ही पाइपलाइन में हैं, तो वो भी आएंगे। तो अभी हमारी फिल्म आएगी बम्बू काट 2, पहले एक आ चुकी है, अब 2 आएगी। वो भी, उसमें भी करेक्टर बहुत अच्छा है, कॉमेडी भी है, एटीट्यूड भी है, 2-3 मिक्सचर हैं करेक्टर में। तो मुझे लगता है कि वो भी एक नई चीज़ होगी। एक और पंजाब फाइल्स में आपका हाँ जी, हाँ जी। वो किसके साथ है वो सिख हिस्ट्री पे एक सब्जेक्ट था, उस पे मैंने किया था। जैसे मैं बीच बीच में चाहता हूँ कि हिस्ट्री पे भी बात हो, तो जैसे मेरी फिल्म अभी हमारी आई थी गुरु नानक जहाज़, ये कौमा गाटा मारू एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। 1914 में हुआ था ये। तो एक शिप गया था कौमा गाटा मारू, उसको वैंकूवर में उतरने नहीं दिया, लोगों को वापस भेज दिया गया था। उसके बाद बजबज घाट कोलकाता जब वो आके शिप लगता है, तो वहाँ पे बहुत मैस्कर होता है, तो 25-26 लोग उसमें मारे जाते हैं। तो एक रियल इंसिडेंट है जिस पे 2016 में जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी थी। उस इंसिडेंट पे फिल्म बनी थी। तो उसमें मैंने जो मेन जो बाबा गुरदित सिंह थे उनका रोल किया है। तो अब ये काम करके मुझे सुकून मिल रहा है। अब आपका फाइनल लाइफ गोल क्या है? Like, इतना बड़ा करियर मतलब सब जानते हैं दुनिया में, तो व्हाट डू यू थिंक? आपको कभी ऐसे लगता है कि हाँ आई हैव अराइव्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। अराइव वाला लगेगा तो फिर तो वो डेस्टिनेशन पे आ गए ना। डेस्टिनेशन कोई होता ही नहीं है, ट्रैवलिंग करनी। मैं तो ट्रैवलर हूँ। ट्रैवलर कहीं एक जगह जाके रुक गया फिर तो बात ख़त्म होगी ना। मुझे तो और ट्रैवलिंग करनी है। तो पंजाबी सिनेमा के लिए मैं और अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पंजाबी सिनेमा को उस लेवल पे देखूँ जिस पे आज साउथ को देखा जाता है। साउथ का आजकल बहुत ज़्यादा हर कोई है ना, इवन बॉलीवुड साउदर्न सिनेमा को अडेप्ट करता है और पूरा मतलब रीमेक्स बना रहे हैं। तो इतना उनके में अलग क्या है लगता है आपको? उनको उनके पास क्या है? अपने ओरिजिनल कंटेंट को चिपके हुए हैं। हम लोग वो छोड़ गए। तो अपनी भाषा में अपने तरीके से वो काम करते हैं। उसके हीरो को ये नहीं होता कि मुझे हीरो ही लगना है। वो लुंगी पहन के गंदी सी बनियान में ये भी करता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं ना। तो वो ओरिजिनलिटी को अभी तक छोड़ा नहीं है, ये उनकी खूबी है। तो आपने बोला ना कि वो ओरिजिनल कंटेंट अपना रखते हैं, तो पंजाबी सिनेमा को आपको लगता है कि एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने की ज़रूरत है? जैसे जब आप लाफ्टर चैलेंज में थे तब तक आपको लोग जानते थे, लेकिन लाफ्टर चैलेंज गेव यू दैट एक्सपोजर, वो एक बहुत नेशनल इंटरनेशनल ऑडियंस तक। डू यू थिंक यहाँ पे उनको ये ज़रूरत है, तभी या तो वो बड़ा होगा या? नहीं, मुझे क्या लगता है कि जितने साउथ के बड़े एक्टर्स हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं कि वो हिंदी फिल्मों में काम करें तभी पॉपुलर होंगे, है ना। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना। वही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पंजाबी सिनेमा उस लेवल पे आ जाए कि हमारी फिल्में डब होके दुनिया भर में देखी जाएं। तो जब वो देखी जाएंगी तो उसमें कोई अब फिर तो आपको फ़र्क नहीं रह जाता कि बॉलीवुड है, पॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कुछ नहीं फ़र्क रह। उसमें अभी क्या कमी लगती है? उसमें अभी कमी ये है कि साउथ के पास जो प्लस पॉइंट है, साउथ के पास जो एक मैं समझता हूँ कि उनकी एक अच्छा ये है कि वहाँ पे लोग अपनी ज़बान में ही बात करते हैं, अपनी ज़बान को प्रेफर करते They हैं। stick to their They language. stick to their language, है ना। तो हमारी जो भाषा है ना, ये हिंदी के साथ बहुत सिमिलर है। अब वो उनकी जो लैंग्वेज है, रुम्बा नल्लाई रे के, है ना, बहुत खूबसूरत लग रहे हो ना, रुम्बा नल्लाई रे के, है ना। तो वो बिल्कुल भी लिपि के साथ ही नहीं मिलती। तो पंजाबी ऐसी चीज़ है कि मैं पंजाबी च भी गल करांगा तो उन्हें समझ आ जाएगी कहने की क्या है ना।
तो ऐसे ही आप हिंदी बोलोगे तो किसी गांव के बंदे को भी हमारे समझ आ जाएगी। वो आप पूछ रहे हो यहाँ पे बड़ा डाक खाना किधर है, बोलेगा अच्छा बड़ा डाक खाना, इधर चले जाओ, ठीक है। तो इसलिए लोगों के पास जब एक 60 करोड़ में 100 करोड़ में बनी पिक्चर देखने की ऑप्शन होती है सनी देओल की, है ना, तो साथ में एक 3 करोड़ में लगी पंजाबी पिक्चर 4-5 करोड़ में बनी पंजाबी, तो वो प्रेफर करते हैं। सनी देओल भी अपना पंजाबी है, फिल्म भी बड़ी है तो वो देखो जाके, अक्षय कुमार भी पंजाबी है वो देखो, प्रेफरेंस वो हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स रहा है एक्टर्स को भी, जो भी बड़े एक्टर्स यहाँ आए हैं उनकी पहली चॉइस ये रही है कि मैं जाके बॉलीवुड में कामयाब हो जाऊँ। अगर वहाँ पे काम नहीं मिला, सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर पंजाबी सिनेमा में आ जाते हैं, फिर कहते हैं मैं पंजाब की सेवा करनी है। ये लास्ट रिजॉर्ट टाइप बन हाँ गया ये लास्ट है ना। तो अब बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं हमारे पास। अगर हम बात करें तो आज कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं आयुष्मान खुराना, यहीं से तो जाते हैं वो, है ना। यामी गौतम यहाँ से जाती हैं। और अपना ये जो जिमी शेरगिल ने कितना काम किया है ना। बिल्कुल। तो जिन लोगों को वहाँ काम मिला तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगी कि इंटरनेशनल लेवल पे एक फेम मिल रहा है तो वहीं काम करें। जिनको नहीं मिला, जो एस्टेब्लिश नहीं हुए, वो 8-10 साल ज़िंदगी के वहाँ ख़राब करके फिर यहाँ वापस आते हैं, तो वहाँ ना तो एज रहती है ना उनके लिए काम रहता है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास सिंगर हीरोज़ सारे हैं मोस्टली, लेकिन अच्छी बात है कि उनकी वजह से सिनेमा भी चल रहा है, लोग देखने भी आए और सिनेमा में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, सब कुछ है। लेकिन आपके पास एक्टर हीरोज़ अभी तक नहीं है इतने ज़्यादा, 1-2 को छोड़ के। तो अच्छे एक्टर्स का लीड ये रोल कमी है। जिस दिन अच्छे एक्टर्स की प्रेफरेंस हो गई ना कि सिर्फ पहले पंजाबी सिनेमा करना है, और ये एक दौर रहा है। आपको पता है कि सुनील दत्त साहब ने पंजाबी फिल्में भी की हैं। अच्छा, नहीं सर। हाँ अच्छा, ओम प्रकाश साहब ने पंजाबी फिल्में की हैं, प्राण साहब ने की हैं, और बड़े बड़े इवन पृथ्वीराज कपूर साहब ने की हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो पंजाबी, हाँ पंजाब बिल्कुल। से थे। और बहुत से लोगों ने पंजाबी फिल्में, सक्सेसफुल पंजाबी फिल्में की हैं। तब उनको लगता था कि नहीं ये मेरी भाषा है, मेरी लैंग्वेज है, मुझे पहले इसमें काम करना है। तो जब जब भी उनको मौका मिलता था वो करते थे। दारा सिंह, वो एक दौर था बहुत पहले, और हाँ, उसके बाद अभी तक आप बोलें कि हाँ बस ये दिक्कत है। जिस दिन हमारे पास 8-10 5-6 बड़े अच्छे एक्टर हीरो हो गए और मेकर्स अच्छे आ गए हैं, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, सेंसिबल डायरेक्टर्स भी हैं हमारे पास, तो सिनेमा बहुत बड़ा हो जाएगा और वो टाइम आने वाला है। आप नाम ले रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। दारा सिंह जी। हाँ दारा सिंह जी, मतलब कहने का मतलब कि वो एक टाइम पे कितना बड़ा नाम था बॉलीवुड का, उनकी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने हिट दी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो पंजाबी सिनेमा करते रहे, है ना। फॉर्चुनेटली चलो मैंने भी दारा जी के साथ काम किया है, दारा सिंह जी के साथ, और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने धर्म जी के साथ भी 2 फिल्मों में काम किया। एक हिंदी थी, एक पंजाबी फिल्म उन्होंने की थी अभी हमारे साथ। अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे एक्टर्स अगर पंजाबी को प्रेफरेंस दे के यहाँ काम करने लगे ना, तो पंजाबी सिनेमा बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो होगा, होने वाला है। कहाँ से आएंगे वो? थिएटर से आएंगे ना, थिएटर से भी आएंगे, और बॉलीवुड वाले भी सोचेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी हो रही है। ओवरसीज़ हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट हमने कैप्चर कर ली। हमें जितना रेवेन्यू पंजाब से नहीं आता उतना कनाडा से आता है, उतना ऑस्ट्रेलिया से आता है, हाँ, यूके से आता है, यूएस में लोग देखने लगे, तो अब तो यूरोप में लगने लगी फिल्में, है ना, मिडिल ईस्ट में लगने लगी। तो ये मार्केट बड़ी हो रही है, रिकवरीज बढ़ रही हैं, तो जो पंजाबी एक्टर जो बॉम्बे बैठे हैं, बॉलीवुड में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, वो भी आएंगे और सोचेंगे कि इसी में काम करते हैं। पाजी, एक मैसेज जो आप पंजाब के यूथ को और ओवरऑल एक यूथ को देना चाहेंगे, जो क्योंकि लोग आपकी बात सुनते हैं तो उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप एक बात बोलना चाहते हैं लाइफ के बारे में, चाहे आर्टिस्ट होने के बारे में। नहीं, मैं लाइफ के बारे में बताऊंगा कि जवानी सब पे आती है ना। ये आप पे जो आई है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना याब दुनिया में किसी को मिली नहीं और आपको मिल गई। इसी में आपने या तो बहुत बड़े बन जाना है या आपने बर्बाद हो जाना है। इसी दौर में, इतना सा दौर है, इसमें या तो आप
कोई शख्सियत बन के सामने आ जाओगे, पर्सनैलिटी बन के दुनिया के सामने आ जाओगे, या खुद को और अपने घर वालों को भी बर्बाद कर सकते हो, ये भी ख़तरा है इसी एज में, इसी स्टेज पे। सो यंगस्टर्स को, बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़ों को सुना करो, जो अच्छा लगे वो रखो। मैं नहीं कहता सब उनका मानो आप, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, सुन लो, जो समझ में आए, जो हज़म हो जाए वो रख लो, वरना ना रखो, है ना। और पढ़ो, जानो दुनिया को पीप होल से मत देखो कि जितनी दुनिया आपको दिख रही है वही दुनिया है। नहीं, दुनिया इससे बहुत बड़ी है। जवानी पीप होल से दिखती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो आपका विजन ब्रॉडर होता जाता है, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। तो टाइम खर्च ना हो जाए, टाइम निकल ना जाए, अच्छी चीज़ों को अभी से समझ लो, अपने अच्छे करियर पे ध्यान दो, ज़िंदगी को अच्छा बनाने में अपना जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो। एनर्जी आप में बहुत है, उसको चैनलाइज कैसे करना है ये आपने सोचना है। वो गलत ट्रैक पे चलेगी तो एक्सीडेंट है, सही ट्रैक पे चलेगी तो बहुत लंबा जाएगी और कामयाबी से जाएगी। तो काम करने का यही समय है। हाँ बिल्कुल, काम करने का नहीं, मैं कहता हूँ काम सारी ज़िंदगी करना है, डिसाइड करने का टाइम है कि करना क्या है। गलत डिसीजन ले लिया तो कोई बचा नहीं पाएगा, सही डिसीजन ले लिया कोई हरा नहीं पाएगा। ये बहुत ही एकदम एंडिंग लाइन बना दिया आपने सर। थैंक यू सो मच। आपसे इतनी सारी, अभी और बहुत सारी बातें करने का मन था, पर ये बहुत लंबा हो ना जाए। Thank you so much. My pleasure. ऑफ कैमरा आपसे लगता है मैं बात नहीं, कोई बात नहीं जी, मैं ज़रूर कभी फिर भी बैठेंगे। सो TDM मंथन पे, तो मंथन कौन सा एक बार होता है ना। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बोलिए एक बार टू लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब टू एंड शेयर। देखो, TDM मंथन आपके लिए बहुत सा ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंटेंट लेके आ रहा है। सो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए, और सबसे बड़ी बात, इसको शेयर कीजिए ताकि जो बातें लोगों तक पहुँचें। हो सकता है जो बात आपको ठीक लगी वो आपके लिए हो, लेकिन उन बातों में कोई एक बात और हो जो किसी और के लिए बहुत अच्छी हो, उसकी ज़िंदगी में काम आ सकती हो, तो आप उन तक भी पहुंचा दीजिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और TDM मंथन का समर्थन कीजिए। Thank you so much. And guys, you heard Guggi Baji say this. So please do like, watch, share and subscribe to TDM Manthan so that we can bring you more podcasts like this. Thank you very much for watching. थैंक यू जी, थैंक यू वत्सला जी। Thank you so much, sir.